साथियों नमस्कार, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, वो क्लास है सीटेट की, यानी कि दिसंबर 2024 को जो आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि हम लोग आज साइंस की क्लास स्टार्ट करेंगे, और साइंस की क्लास में मैं आपको वो चीजें पढ़ाने चल रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। यानी कि हम जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे प्यारे साथियों, जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, चैप्टर से जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, हम उन चैप्टरों को चैप्टर वाइज कवर करने चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी पढ़ने से ही आपका सीटेट का एग्जाम होता है वो अच्छे से क्लियर हो सकता है। चलिए देखते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। देखिए साइंस जो है ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है, जो साइंस और मैथ से होते हैं उसमें क्या होता है कि आप सभी ने देखा होगा कि साइंस के ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जहां पर लोग फंस जाते हैं। ठीक है, हम लोग पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे। एनसीईआरटी कवर करेंगे वो भी 6 से 8 तक का। ठीक है, 6 से 8 तक का हम लोगों को कवर करना है। यानी कि इसमें जो आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे, एक चैप्टर हमने फर्स्ट चैप्टर रखा है 6 का, और दूसरा भी मतलब कक्षा 7 का, फिर 8 का। हम इन 3 चैप्टरों पर बात करेंगे पहले। ठीक, ऐसे आपको मैं डेली डेली आपको चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाते हुए चलूंगा प्यारे साथियों। ठीक, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो ओपिनियन है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए ठीक है, पेपर 2 के लिए हम लोग बात करेंगे, पेपर 2 के लिए प्यारे साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, साथियों ये पहला आपका चैप्टर है, यानी कि हम लोग भोजन के घटक के बारे में पढ़ेंगे कि भोजन के घटक क्या हैं। ठीक है, तो ये भोजन के घटक किस प्रकार से हैं हम उनके बारे में जानते हुए चलेंगे कि भोजन के घटक को कैसे, इनको कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, पूरी जैसा कि आप लोग समझ चुके होंगे कि भोजन के घटक कौन कौन होते हैं। 6 की क्लास के पहला चैप्टर है। ठीक, उसके बाद हम 7th क्लास में आएंगे। 7th की क्लास का जो चैप्टर होगा हम उसकी बात करेंगे। चलिए देखते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लें। ठीक है, ताकि हम भी अच्छे से आप सभी को दिखाई दें। ठीक, तो प्यारे साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं। देखिए पिछली कक्षाओं में हमने खाद्य पदार्थों को सूची बनाई थी, यानी कि देखा होगा आपने कक्षा 5 में पढ़ा होगा। ठीक है, कक्षा 5 में इन चीजों को पढ़ा होगा, सूची बनाना कैसे क्या कार्य करना होता है। भारत के में विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था। यानी कि जब आप देखेंगे कक्षा 5 में, जब साइंस की यानी कि जो ईवीएस का चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें आपको देखने को ये चीजें मिलती हैं कि भोजन पूछ दिया जाता है, कहाँ से कौन भोजन रिलेटेड है। जैसे पंजाब की बात करें, या मतलब कि उत्तर प्रदेश की हो गई, या जैसे जम्मू कश्मीर की हो गई, यानी कि सर यानी कि वहां पर क्या कहा जाता है, मुख्य भोजन क्या होता है। जम्मू कश्मीर के सरसों के तेल में पकी हुई मछलियां, या और अगर बात की जाए जैसे कि गोवा में, तो वहां नारियल के तेल में। जैसे बात की जाए केरल में टेपियोका। ठीक है, टेपियोका। और जो से बात की जाए वहां भी तो इडली सांभर आंध्र प्रदेश हो गया। इन तरीके से भोज्य पदार्थों की बात करते हैं। ठीक है, उनके बारे में इसमें बताया गया। जैसे एक प्रकार का भोजन चपाती, दाल और बैंगन, ठीक, का भरता हो सकता है। दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अपम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। मतलब ये विभिन्न प्रकार के हमारे क्या हो सकते हैं, भोजन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें, अगर हमारा देखो दे रखा है जैसे कि चावल हो गया, चावल, सांभर हो गया। सांभर कहाँ का है बताइए, चपाती, दाल, बैंगन। अगर बात करें बाटी चोखा, बाटी चोखा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आप लोग जानते हैं बिहार का प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। तो ये देखिए जैसे भोजन के कुछ पदार्थ दे रखे हैं, यानी कि इसके अंदर ये सब चीजें आ जाती है। ठीक है, अब आगे अगर बात करें हम लोग क्रियाकलाप की, भी आगे चलेंगे कि मेन मेन चीजें हम आपको बताते हुए चलते हैं। आमतौर पर देखिए, जैसे आमतौर पर हमने आहार व अन्य से बना कम से कम एक व्यंजन होता है दूसरे खाद्य पदार्थों में। यानी कि अगर देखोगे जो व्यंजन होता है अन्य, यानी कि दे रखा है कि आहार से में अन्य, यानी अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। मतलब कि किसी चीज से अगर आप भोजन बनाया है, कौन सी चीज है, तो एक व्यंजन ही होता है। वो क्या होता है, एक व्यंजन ही होता है। ठीक है,
आगे बात करते हैं, जैसे देखिए दाल, दाल की बात करें, यानी कि दाल हो गया, मांस हो गया, या कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। हम लोग जैसे सब्जियां खाते हो, या सब्जियों को खाते खाते हम लोग क्या मट्ठा ले लिया है, मट्ठा के साथ खा लिया, दही खा लिया। बताइए दूध से दही किस बैक्टीरिया के कारण बनता है? ठीक है, तो यानी कि इसमें दही में कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया जीवाणु पाया जाता है। ठीक, इस तरह से आहार में कुछ उदाहरण सारणी 1 पॉइंट में दिए गए। आगे हम सारणी दिखाएंगे। इस सूची को कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए, इस सारणी में पूरा कीजिए। कभी कभी हमने अपने भोजन को, वस्तुओं को इन यानी नहीं पाते, यदि हम यात्रा में वही खा लेते हैं, मतलब कि कहना है कि व्यंजनों को नहीं ले पाते और हम यात्रा में वही खा लेते, यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। अब जैसे रास्ते में हम लोग क्या करते हैं, कहीं जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम लोग भोजन नहीं लेकर जाते, तो हम लोग भोजन को वही खा लेते हैं जो रास्ते में मिल जाता है। उसके बारे में बताया। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेवल करते हैं, उनके लिए ये चीजें, भोजन संभव नहीं हो पाता। चलिए, इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। आहार विभिन्न खाद्य पदार्थों में इस तरह के वितरण कोई ना कोई आधार होना चाहिए, मतलब इनका एक वितरण होना चाहिए, कैसे बांटा जाए। अब चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, दे रहा आहार में विभिन्न पदार्थों की अगर बात करें तो कोई आधार होना चाहिए। जैसे हमारे शरीर, यहां से हम पढ़ेंगे, विशेष प्रयोजन के लिए प्रकार के भोजन आवश्यक होते हैं। जैसे अगर बात करें, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, यानी कि वसा हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, तो ये सब हमें कहां से प्राप्त होते हैं? यानी कि भोजन से प्राप्त होते हैं। कहां से प्यारे साथियों प्राप्त होते हैं? भोजन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का क्या होता है? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। कौन सी सामग्री से? कच्ची सामग्री से बना होता है। ठीक है, अब कच्ची सामग्री सभी लोग पता होगा, आलू हो गया, या भिंडी हो गई, तुरई हो गई, बैंगन हो गया, ये सब कच्ची सामग्री से एक ना एक व्यंजन बनाया जरूर जाता है। आप सभी के घर में व्यंजन बनाया जाता होगा। देखिए यहाँ पर ये आपकी थाली रखी हुई है। ठीक है, चलिए देखिए, अब अगर बात की जाए जैसे पंजाब की, तो मक्के की रोटी अन्न का व्यंजन क्या है, और दाल मांस व्यंजन, यहाँ राजमा प्रसिद्ध है यहाँ के लिए, सरसों का साग प्रसिद्ध है। अन्य व्यंजन क्या हो जाएगा? दही, घी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर चावल है, अरहर की दाल है, रस यानी रसम चारू है, कुंदरू हो गया, मट्ठा घी, अचार हो गया। इसी प्रकार से अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, इसकी जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पर क्या खाया जाता है पता है आपका? अगर देखोगे यहाँ पर क्या हो जाए, यानी कि सरसों के यानी कि सरसों के तेल में पकी हुई मछलियां खाई जाती हैं। ठीक है, और का यहाँ का प्रसिद्ध भोजन है, आप सभी लोग बताइएगा। ऐसे मान लो अगर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्या हो सकता है? अन्य व्यंजन में मक्के की रोटी हो गई, यहाँ पर भी गेहूं हो गया, ठीक है, चावल हो गया, जैसे कि अगर बात की जाए गेहूं चावल हो गया, दाल मांस व्यंजन, यानी कि अगर देखोगे यहाँ पर, यानी कि सहजन के फूल, किसके फूल? सहजन के फूल खाए जाते हैं। ठीक है, कुंदरू, यानी कि अन्य, इसी प्रकार से सब्जियों में भी आ जाएंगे, अन्य व्यंजन हो जाए। इस तरीके से हम लोगों को इसके बारे में जानना है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब ये हम लोग कहाँ करते हैं, या जंतुओं से मिलते हैं। ये हमें कहां से मिल सकते हैं? जंतुओं से। इसी कच्ची सामग्री को संगठक क्या है, यानी कि संगठक क्या है? तो देखिए संगठक क्या होता है, अगर इस कच्ची सामग्री को हमारे शरीर के कुछ आवश्यक घटक होते हैं, कुछ आवश्यक घटक होते हैं, इन घटकों को हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। ठीक है, पोषक कहते हैं प्यारे साथियों। तो हमारे भोजन में मुख्य पोषक कौन कौन है? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ठीक, क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। अगर बात करें प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। यहां से समझिएगा, ये हमारे लिए किसके लिए? मुख्य पोषक तत्व होते हैं, जिनसे ये हमें कहां से मिलते हैं? फल सब्जियों और अनाज यानी अन्न से ये हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल, ठीक है, रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनके हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। ठीक, अगर रुक्षांश की बात करें, रुक्षांश क्या होते हैं? जल का, और छोटे छोटे रुक्षांश पाए जाते हैं, तो जल भी शामिल है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध हैं? क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर, पूछिए क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? बताइए। जैसे
कुछ साधारण विधियों से हम यहां जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री में पके हुए भोजन, कच्ची हुई सामग्री में पके हुए भोजन, ठीक है, पके हुए भोजन में कौन सा एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा का परीक्षण अन्य पोषक परीक्षणों की अपेक्षा सरल होता है। आइए हम इन परीक्षणों को यानी कि परीक्षणों में करते हैं, यानी कि कैसे इनका उपयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहां से प्राप्त होता है, वसा हमें कहां से प्राप्त होती है, प्रोटीन हमें कहां से प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इन परीक्षणों में आपके लिए क्या करना, अगर पूछ दिया जाए कि इन मतलब कि पोषक तत्वों को परीक्षण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आयोडीन, कॉपर सल्फेट लीजिए, कास्टिक सोडा, विलेनो की आवश्यकता होगी, ठीक। आप इतना लीजिए और आपको कुछ परख नलियां ले लेनी। अगर पूछ दिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का परीक्षण करना है तो आपको क्या क्या लेना पड़ेगा, इन चीजों को लेना पड़ेगा। आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा और विलेनो की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रापर भी लेना। ड्रापर जानते हो, जैसे बूंद से डाला जाता है उसको ड्रापर कहते हैं, परख नली लंबी से होती परख नली होती, आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें, मतलब पका हुआ भोजन और कच्ची सामग्री। पके हुए भोजन पर क्या परीक्षण निकल कर आएगा और कच्ची सामग्री पर क्या परीक्षण निकल कर आएगा, ठीक है। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी में दर्शाया गया, चलो छोड़ो, दर्शाए गए तरीके में लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए, आपका परीक्षण इन पर अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थों में पर कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग मेन पॉइंट देखते हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे, मंड का परीक्षण। किसका परीक्षण कर रहे हैं बच्चे, मंड का परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किससे परीक्षण कर रहे हैं, आइए चलिए बात करते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें। कार्बोहाइड्रेट्स उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट्स कई प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट जैसे मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं, मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। अच्छा चावल में बात की जाए, चावल में क्या पाया जाता है, मंड पाई जाती है। क्या पाया जाता है, चावल हो गया, इसमें मंड पाया जाता है। आलू में क्या पाया जाता है, आलू में मंड पाया जाता है और इसमें क्या पाई जाती है, शर्करा भी पाई जाती है, ठीक है। गन्ना हो गया, गन्ने में क्या पाया जाता है, शर्करा, शुगर और स्वीट पोटैटो, उसमें भी शर्करा पाई जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो किसके किसके रूप में पाया जा सकता है, मंड के रूप में और शर्करा के रूप में पाया जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अभी अगर पूछ दिया जाए कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है, तो मंड के रूप में और शर्करा के रूप में होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे इधर देखिएगा, अब देखिए मंड के लिए परीक्षण। अब देखिए यहां पर आपको दे रखा है कि आयोडीन के तन विलयन में, कौन से विलयन में, आयोडीन के तन विलयन में बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिचर आयोडीन को मिला दीजिए। कौन सा, यानी कि टिचर आयोडीन, आयोडीन मिला दीजिए। और फिर कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर, छोटा सा मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। तो 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा व विलयन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिलाना है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो वह हमें इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। आ गई होगी बात समझ में। आगे चलते हैं, मंड के लिए परीक्षण। अब मंड के लिए कैसे परीक्षण करोगे समझिए। अगर पूछा जाए मंड के लिए किस प्रकार से परीक्षण करना है तो समझिएगा। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थों यानी कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, यानी कि आपको मंड के लिए परीक्षण करना है तो अल्प मात्रा लेना, मतलब छोटा सा। वह भाई किसी चीज का हम लोग परीक्षण करते हैं, आप लोगों ने परीक्षण किया होगा 9, 10, 11, 12 में परीक्षण किया होगा या छोटी परीक्षण किया होगा, तो इन्हें छोटी सी मात्रा ली जाती है। तो वही बताया गया है कि अगर मंड के लिए परीक्षण करना है तो छोटी सी मात्रा, अल्प मात्रा, इनमें तन आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे लिए। अगर आप लोगों ने देखा होगा केमिस्ट्री की लैब में गए होंगे तो वहां पर ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो हमें किसका लेना, तन आयोडीन का विलयन लेना है, किसके लिए, मंड के परीक्षण के। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मंड के परीक्षण के लिए हमें मतलब कि किस विलयन का वो लेना है, तो तन आयोडीन का विलयन की 2 या 3 बूंदे डालिए और खाद्य पदार्थों के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। मतलब कि जैसे आप आयोडीन की 2-3 बूंदे डालेंगी तन आयोडीन को, तो क्या ये नीला या काला होगा, या नीला या काला रंग मंड की
उपस्थित दर्शाता है। मतलब कि अगर नीला हो जाए, कैसा हो जाए, नीला हो जाए या काला हो जाए, तो किसकी उपस्थिति दर्शाता है, मंड की उपस्थिति को दर्शा देगा। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। अभी हम इसके क्वेश्चन भी कराएंगे। देखिए जैसे कि ये परीक्षण कर रहे हैं मंड के लिए परीक्षण, किसके लिए परीक्षण, ये देखिए स्कूल में परीक्षण कर रहे हैं मंड के लिए। ये देखिए ये दो ड्रॉप है, ये देखो दो बूंद डाले जा रहे हैं। ठीक है, ये हमें लगता है आलू है, ये क्या है, आलू है। आलू लिया गया, मंड के लिए परीक्षण किया जा रहा है। ठीक है, और ये तनु यानी कि क्या है, आयोडीन है, तनु आयोडीन है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग प्यारे साथियों। ये अब प्रोटीन के लिए परीक्षण की बात कर लेते हैं। किसके, प्रोटीन। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दोहराइए और जांच कीजिए किसमें मंड है। अपने परीक्षणों को सारणी 1 पॉइंट में लिखना है। ठीक है, ये तो मान लो बच्चों के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब प्रोटीन के लिए परीक्षण की बात करें, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। मतलब कि कोई खाद्य पदार्थ हो, अब कोई खाद्य पदार्थ हो उसकी थोड़ी सी मात्रा लीजिए उसके प्रोटीन के लिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है, मतलब कि यदि कैसा है वो ठोस है, समझिएगा, तो वो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होगी। अगर किसी प्रोटीन के लिए परीक्षण कर रहे हो, अगर कोई पदार्थ है तो उसको हमें चूर्ण बनाना है, क्योंकि हम परीक्षण करेंगे ना बूंदों के रूप में होता है। और खाद्य की पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें। परख नली सभी लोग जानते हैं, 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब हमने परीक्षण किया तो उसके बाद में 10 बूंदे हमने क्या कर दी, जल की डाल दी। और उसके बाद में आगे क्या करेंगे हम लोग, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंदे कॉपर सल्फेट विलयन, 10 बूंद कास्टिक सोडा। कौन सा, कास्टिक सोडा। अगर पूछ दिया जाए प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसको मिलाया जाता है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा। 10 बूंद यानी कि 2 बूंदे हमें कॉपर सल्फेट की लेने हैं और 10 बूंद हमें किसकी लेनी है, कास्टिक सोडा की। ध्यान रखिए, विलयन डालिए और अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, परख नली का पदार्थ, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर ये देखो, यहां पर आपको ये देखना प्रोटीन के लिए परीक्षण कर रहा है बालक, ये प्रोटीन के लिए परीक्षण कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ये कॉपर सल्फेट हो गया और ये क्या हो गया आपका, ठीक है, क्या बताया गया, यानी कॉपर सल्फेट की 2 बूंदे और कास्टिक सोडा। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया कॉपर सल्फेट और ये आपका हो गया कास्टिक सोडा। ठीक है, क्या हो गया, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट कितनी कितनी बूंदे लेनी है, कॉपर सल्फेट की अगर बात करें तो कास्टिक सोडा की यानी कि 2 बूंदे और कॉपर सल्फेट की 10 बूंदे लेनी है। ठीक है, कितनी बूंदे लेनी है, कॉपर सल्फेट की यानी कि 2 बूंदे, कॉपर सल्फेट की 2 बूंदे तथा कास्टिक सोडा की 10 बूंदे लेनी। ठीक है, ये कास्टिक सोडा हो गया, ये क्या हो गया, कास्टिक सोडा, इसकी 10 बूंदे और कॉपर सल्फेट की 2 बूंदे लेकर के प्रोटीन का परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए बैंगनी रंग का हो गया, जैसे इनका परीक्षण किया तो कैसे हो जाएगा, बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट लेंगे तो कैसा रंग दर्शा देगा, बैंगनी रंग दर्शा देगा। ठीक है, आप लोग नोट लिखते हुए चलिएगा इस चीज को। अब आप इस परीक्षण को दूसरे खाद्य पदार्थों में दोहरा सकते हैं, मतलब कि दूसरे खाद्य पदार्थ हैं उन पर आप आसानी से इनको दोहरा। अब हम बात करते हैं वसा के लिए परीक्षण। किसके लिए, वसा के लिए परीक्षण। अगर वसा की बात करें तो खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा लीजिए। अब इनमें इनको लपेट कर इनको क्या कर लेना, कुछ बूंदे टुकड़े में लपेट लीजिए, कूटिए। ध्यान दीजिए, खाद्य पदार्थों की पूछ यानी कि कच्चा आलू, मंड क्या होता है, उपस्थित होता है, प्रोटीन होती है हाँ या ना, वसा होती है हाँ या ना, इसमें ये चीज बताई गई है। दूध में क्या होता है, प्रोटीन होती है। ठीक है, और मूंगफली में क्या होता है, वसा होती है। ठीक है, बिना पका हुआ चावल चूर्ण में क्या होता है, मंड। अगर पका हुआ चावल में करें तो इसमें क्या हो जाएगा, मंड होता है हाँ, उपस्थिति होता है। सूखा नारियल, इसमें बताया गया प्रोटीन उपस्थित होती है या वसा उपस्थित होगी, तो क्या हो जाएगा, वसा होती है। ठीक है, क्या होती है, वसा होती है। आगे बात करते हैं, ऐसे बिना पका हुआ अरहर का दाल चूर्ण, तो उसमें क्या पाया जाएगा, प्रोटीन। क्या पाया जाएगा, प्रोटीन हाँ। ठीक है, पकी हुई दाल तो यानी कि प्रोटीन होगी। किसी सब्जी का एक टुकड़ा,
ठीक, उसमें क्या पाया जाता है बताइए। किसी फल का एक टुकड़ा लीजिए, उबला अंडा, सफेद भाग, तो सफेद भाग में क्या पूछा जाएगा, प्रोटीन पाई जाती है, हाँ पाई जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इनमें आपको इनको देख लेना है, ठीक, खाद्य पदार्थों की सामग्री में। आगे बात करते हैं, कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए कि इसके तेल के धब्बे कागज के किसी प्रकाश के सामने लाए। मतलब कि हम लोग जैसे वसा का परीक्षण करते हैं, जब वसा का परीक्षण करोगे तो उसमें कागज पर अगर देखोगे कुछ अगर फेट होती है तो अगर उसमें तेल लग जाता है और उसको सूर्य की किरणों के सामने करोगे या प्रकाश के सामने करोगे तो आसानी से उसमें वो हमें दिखाई देने लगता है। तो वही चीज बताएगी, क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है, बताइए। अगर आप लोग देखिएगा वसा का अगर परीक्षण करे होंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। मतलब कि तेल का धब्बा जो होता है कागज पर वो हमको किसकी उपस्थिति दर्शाता है, वसा की। और खाद्य पदार्थ कभी कभी जल की कुछ भी मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय लीजिए। यानी कि देखिए, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के भोजन के ऊर्जा के वाले देने वाले कहते हैं, जैसे दे रखा है शकरकंद, ठीक है, तो इनमें ये शकरकंद हो गया, आलू ये आलू हो गया, गन्ना ये गन्ना हो गया, पपीता, ठीक है। इनमें सब में क्या पाया जाता है, इनमें सब में कार्बोहाइड्रेट्स युक्त पदार्थ होते हैं। इनमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया। चावल हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, आम हो गया, तरबूज हो गया, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ स्रोत होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के अगर आपसे स्रोत पूछता जाए, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, गेहूं, चावल, बाजरा, ये सब किसके होते हैं प्यारे साथियों, समझ गए, कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, ये बात समझ गए होंगे। आगे देखिए ये परीक्षण क्या है, वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं जिनका हम अपने परीक्षण में किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ के लिए एक से अधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति होते हैं। आप में से कोई खाद्य पदार्थ पाया हो जिसमें इनमें कोई पोषक तत्व उपस्थित ना हो, ठीक। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अगर बात पूछ दिया जाए कि बाजरा या मक्का या कार्बोहाइड्रेट्स किसमें उपस्थित होता है, यहां से बना सकता है या इनके परीक्षण के लिए कह सकता है। अगर इनको कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट मिलाया जाए तो क्या बनेगा, या किसका परीक्षण किया जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और इसके लॉन्ग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे आपको दे रखा होगा, यानी कि हमने तीन पोषक तत्व यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज, लवण जैसे अन्य पोषक हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। इन सभी पोषक की हमें क्यों आवश्यकता होती है, अब बताइए हमें पोषक की क्यों आवश्यकता होती है, शरीर को चलाने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए। इनसे हमें ऊर्जा मिलेगी तभी हम आगे कार्य कर सकते हैं, तो हमें ऊर्जा प्रदान मिलती है, ठीक है। आगे देखिए, विभिन्न पोषक तत्व शरीर के लिए क्या करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं। तो अगर इनकी बात की जाए तो विभिन्न पोषक तत्व क्या करते हैं, देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं भैया, अगर पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा। ये देखिए वसा, कुछ स्रोत, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। देखिए मछली में वसा होती है, मांस हो गया, अंडे हो गए, ठीक है, और घी हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, तो इनमें क्या होती है, वसा होती है। मूंगफली हो गया, तिल हो गया, ये आपके दे रखे हैं। ये देखिए आपके दे रखे, सूरजमुखी का तेल हो गया, सूरजमुखी, ये मूंगफली हो गई, ये तिल हो गया, गिरी हो गया यानी कि सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल। तो ये किसके हैं, सब वसा के हैं। किसके हैं भैया, वसा के स्रोत हैं। अगर पूछा जाए वसा के स्रोत कौन कौन होते हैं तो आप लोग बता सकते हैं, वसा के स्रोत मूंगफली, मांस, अंडा, मछली, ये वसा के स्रोत होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आपकी पूरी साइंस क्लियर हो जाएगी। यहाँ से कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें, हम पूरी क्लियर करा देंगे। और कुछ जैसे हो गया प्रोटीन्स हो गए, विटामिन हो गए, हम इनके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे पूरा। आप लोग वहां को मैं प्रोटीन पढ़ा दूंगा तो आप लोग वहां देख लीजिएगा, ठीक है। अभी इसमें भी आएंगे तो हम वहां पे क्लियर करा देंगे। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा थोड़ा। देखिए अगर बात करें सीटेट में साइंस पोर्शन की, साइंस को जब तक ये बुक नहीं पढ़ोगे कायदे से तब तक नहीं मजा आने वाली, ठीक है। मैं इसीलिए एनसीईआरटी की जो बुकें हैं उन्हीं को लेकर के मैं आया हूं आप सभी के बीच में, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हर चैप्टर, ये पहला चैप्टर है, 7th का भी क्लास का पहला चैप्टर बताऊंगा, फिर 8th की, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। फटाफट कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की यानी कि समान मात्रा हमें अधिक ऊर्जा प्रदान होती है, वसा और यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में, कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में हमें कहां से
वसा से, किससे? वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और, इसकी बात कर रहा है, वसा और, देखिए ये आपके स्रोत हैं, किसका है? ये मटर हो गया, ठीक है, ये मटर हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, ठीक है, तो दाल और राजमा, सोयाबीन, ये सब किसके? हमें इनसे हमें क्या मिलता है भैया बताओ? ये सब हमारे किसके हैं? प्रोटीन के कुछ स्रोत, पादप स्रोत, जंतु स्रोत, ठीक है। तो ये हमारे गेहूं हो गया, विटामिन ए के स्रोत, ठीक है। विटामिन ए हमें किन किस से? विटामिन ए किसके लिए होती है? विटामिन ए किसके लिए होती है बताइए? आम हो गया, गाजर हो गया, पपीता हो गया, चावल, गेहूं, यकृत, विटामिन बी के कुछ स्रोत होते हैं, विटामिन बी के कुछ स्रोत होते हैं। तो यानी कि विटामिन ए रतौंधी, ठीक है, विटामिन बी बेरी बेरी, ठीक, विटामिन सी खट्टे पदार्थ, ठीक है, स्कर्वी, विटामिन सी सभी लोग जानते तो होंगे, संतरा हो गया, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, सबसे ज्यादा अधिक क्या होती है? आंवला। एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, यानी किसके लिए क्वेश्चन आता है पता है? आपके सीटेट एग्जाम में 1 से 5 तक के बच्चों में लिए आता है, यानी कि आयरन की कमी के लिए, आयरन की कमी के लिए तो किसको दिया जाता है? यानी कि गुड़ हो गया, आंवला होता है और पालक, इनका मिश्रण दिया जाता है, तो ये आता जरूर है, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए खट्टे पदार्थों के लिए। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, मछली, तो ये हो गया प्रोटीन। आगे बात करते हैं हम प्रोटीन के स्रोतों के बारे में। प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन आवश्यक शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रखने के लिए होती है। हमारा शरीर कैसा होना चाहिए? अगर प्रोटीन हमें मिलेगी तो स्वस्थ रहेगा और हमारे वृद्धि होगी। बताते नहीं, जिम जैसे करने लोग जाते हैं या कहीं कहीं बॉडी बिल्डर जगह जाते हैं, तो उनको सबको क्या किया जाता है? प्रोटीन लेने के लिए बताया जाता है। जैसे अंडा हो गया, एग होता है, अंडा लोग खाते हैं तो ऊपर वाले में प्रोटीन ज्यादा होती है। दाल हो गया, चना हो गया, इनमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। सोयाबीन होता है, सोयाबीन जो छोटा वाला होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। अच्छा, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन में हमारी आंख हो गया, अस्थियां हो गई, दांत हो गए, और दांत, कैल्शियम, विटामिन डी, ठीक है, धूप में मिल जाती है। आंख के लिए कौन सी? गाजर हो गया, तो ये सब गाजर विटामिन ए। मसूड़ों के लिए विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी हो जाती है, में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी तथा विटामिन ए तथा विटामिन के। अच्छा एक बात बताइए, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? जल में घुलनशील और वसा में विटामिन कौन कौन सी होती है बताइए, ठीक है। इसकी बात कर रहे थे, यानी कि हम बात कर रहे थे जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन। अगर वसा में, जल में कौन कौन होती है? बी हो गया और आपका सी हो गया, बी हो गया और आपका सी हो गया, जल में घुलनशील। और वसा में क्या कौन सी होती है? ए हो गया और आपका कौन सा हो जाएगा? डी, ई, के। ये आपके किसमें होती है? विटामिन वसा में घुलनशील होती है, ठीक है, विटामिन वसा में घुलनशील होती है, ठीक है। तो ये सब हमें किससे प्राप्त होती है? यानी कि हमें पोषक तत्व, जैसे जैसे विटामिनों का एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और हमारे शरीर में सभी प्रकार की विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, मतलब ज्यादा नहीं, अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, ठीक है, विटामिन ए हमारी त्वचा हो गया, आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने, प्रतिरोधक क्षमता को हमारे बढ़ाता है, विटामिन से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ठीक है, ठीक है। इसके विशिष्ट अम्ल होता है, जाना जाता है, दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। स्रोत कौन होते हैं? संतरा हो गया, कट्टे फल हो गया, आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद, हरी मिर्च विटामिन सी के स्रोत होते हैं। अच्छा, विटामिन डी की बात करें तो हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने वाले शरीर को सहायता करता है, ठीक है, विटामिन डी होता है। विटामिन सी को गर्म करने पर, अगर पूछ दिया जाए, विटामिन सी जो होती है वो गर्म करने पर क्या हो जाती है? विटामिन सी जो होती है गर्म करने पर वो नष्ट हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाती है? विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, इसीलिए इसे उष्मी, यानी उष्मा संवेदी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मा संवेदी विटामिन कहते हैं, ठीक है। विटामिनों से भरपूर भोजन मिलता है हमें, ठीक। पूछ दिया जाए किसके? ऊँटनी के दूध में, ध्यान रखना, ऊँटनी के दूध में, ये एक अपवाद है, ये एक अपवाद है, विटामिन सी, ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है।
विटामिन सी पाया जाता है। चलिए हम इस पर एक विटामिन पर पूरा वीडियो बना देंगे आपको, या हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। आयोडीन के कुछ स्रोत देख लीजिए। आयोडीन के कुछ स्रोत में जैसे ये पालक हो गए, पालक में क्या पाया जाता है, पालक जो हरी होती है, आयरन। अदरक हो गया, फास्फोरस के कुछ स्रोत हैं, इसमें क्या पाया जाता है, फास्फोरस। ठीक है, क्या पाया जाता है भैया, फास्फोरस हो गया। आगे बात करते हैं, लौह के कुछ स्रोत हो गए, लौह के हो गए, अब लौह में हो गए ये लौह के स्रोत, कैल्शियम के कुछ स्रोत हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं, दूध हो गया, ये सब किसके हमारे स्रोत हैं, इनको अगर अच्छे से खाओगे। इसमें देखिए हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। क्या बनाता है, विटामिन डी बनाता है। यहाँ पर दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा शायद, ठीक है, बनाता है। तो इन दिनों में कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिसमें लोग इसकी कमी हो जाती है, तो कोई भी यानी कि सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता। यानी ठंडियों के मौसम में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलती है, लेकिन वही गर्मी जब आ जाती है तो धूप तेज हो जाती है, जिसके कारण हमें विटामिन नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो वही बताया गया सूर्य के प्रकाश में क्या हमारे शरीर में लवणों की यानी कि आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक होते हैं। ठीक है, और खनिज लवणों में कुछ स्रोत जैसे अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक पोषक होता है। ठीक, कच्ची सामग्री एक निश्चित पोषक मात्रा अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए बात करें, चावल कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है। तो अगर पूछ दिया जाए चावल यानी कि इसमें दूसरे पोषकों से कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक होती है, तो आप लोग बताएंगे चावल में। ठीक है, चावल में। आगे बात करते हैं, आगे देखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन होता है। रेशा तथा जल भी आवश्यक होता है आहारी में, और रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। ये मतलब हमारे शरीर में होते हैं जो रुक्षांश के नाम। रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। कहां से होती है, अगर कुछ दिन पूछ दिया जाए कि रुक्षांश की पूर्ति जो होती है वो कहां से होती है, मुख्यतः पादप से होती है। रुक्षांश मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल और आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। ठीक है, कौन है, अगर इसकी बात करें किसकी, रुक्षांश की, तो इसके जो मुख्य स्रोत कौन कौन है, दाल हो गया, ठीक, साबुत हो गया, खाद्य एवं दाल, इनके मुख्य स्रोत है प्यारे साथियों। ठीक, रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता। मतलब अगर पूछा रुक्षांश क्या हमारे शरीर को मिलान वाले आते हैं, ऐसे ऐसे दे रखा होगा मिलाने के लिए, तो रुक्षांश दे रखा होगा, ये सब चीजें दे रखे होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, किससे प्राप्त होता है, किससे नहीं प्राप्त होता है। वो प्रोटीन हो गया, किससे प्राप्त होता है, रुक्षांश से हमें क्या प्राप्त होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी हम यहाँ हमारे भोजन को आवश्यक है और इसका आयतन बढ़ा देता है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। मतलब जो भोजन पचता नहीं है, जो भोजन पचता नहीं उसको शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, जल में भोजन की उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए हमारे शरीर सहायता करता है, या कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिन यानी मूत्र, पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। और सामान्यतः हमारे शरीर में जितने जल की आवश्यकता होती है वह उन वस्तुओं से प्राप्त किए बिना कर लेते हैं, जैसे जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त जो भी भोजन पकाते हैं उसमें पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए, यानी कि H2O, ठीक है, H2O जल हो जाएगा, हमारे जल को प्रदान करता है। तो इसकी बात करें, अब एक हम बात करते हैं कोई टमाटर की, यानी एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल ले, परीक्षण करना है और छोटे छोटे हिस्सों में काट ले। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं, बताइए, परीक्षण कीजिए, आपके हाथ गीले होते हैं? हाँ, बिल्कुल गीले होते हैं। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा जाए, यानी कि कह रहा है मसला जाता तो उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसे आपको किसी ऐसे ताजे फल सब्जियों में पता चला जिसमें पानी की मात्रा नहीं होता है? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थ जल होता है और कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति करते हैं। जैसे कुछ ऐसे फल हो गए, जैसे आप देखेंगे खीरा हो गया, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, इनमें क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, या ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, पानी की कमी को दूर करते हैं। यानी कि ये कैसी फसलें होती हैं, खरीफ की फसलें और रबी की फसलें और जायद की फसलें होती है। ठीक है, मार्च अप्रैल के समय जब महीना चलता है तो देखते हो कितनी धूप होती है, उसी के समय के लिए होते हैं। हम पकाते समय
उसमें जल डालते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें पानी नहीं होता, लेकिन पानी क्या होता है, जैसे हम लोग भोजन पकाते हैं तो भोजन पकाते वक्त में भाप के रूप में ऊपर उठता रहता है, भाप के रूप में क्या होता रहता है, ऊपर उठता रहता है। ठीक है, संतुलित आहार की बात करते हैं अब हम लोग। संतुलित आहार क्या होता है, ठीक, आगे हम लोग बात कर लेंगे। जैसे क्या सोचते हैं कि प्रत्येक आयु के वर्ग के लोगों के एक ही प्रकार का आहार की आवश्यकता होती है, बताइए। नहीं, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। एक सप्ताह के अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? आप लोग जांच कीजिएगा इस चीज के बारे में। जैसे दाल हो गया, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग हुआ, चना, किण्वित भोजन, दक्षिणी भारतीय भोजन जैसे दक्षिण इडली, आटे का मिश्रण, मिक्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अल्प वे में सभी संतुलित आहार खा सकता है। इसीलिए देखो, मतलब कि हर एक चीज अगर थोड़ी थोड़ी खाओगे तो सब में हमें क्या मिल जाएगा, पोषक तत्व मिल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए थोड़ी थोड़ी चीजों को मिक्स करके ही बनाया जाता है, वही चीज बताएगी। ये सब हमारे कैसे संतुलित आहार है, कैसे हमारे संतुलित आहार के रूप में होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं प्यारे साथियों। शेयर कर दीजिएगा क्लास को, अच्छी लगे, मजा आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, संतुलित आहार की बात कर लेते हैं। संतुलित आहार की बात करें, सामान्यतः पूरे दिन जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, और हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमारे वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिन्हें हमें आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व आवश्यकता से अधिक ना ही कम हमारे आहार पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश का भी होना चाहिए। इसी प्रकार आहार को संतुलित आहार कहते हैं। मतलब ये नहीं कुछ ज्यादा खा लिए तो, मतलब जो सीमित हो, लिमिट भर हो, उस चीज को हमें खाना चाहिए। पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? यानी कि हम लोग जैसे भोजन को पकाते हैं तो पकाते वक्त इतना नहीं भोजन को पकाना चाहिए जितने भोजन तत्व, मतलब पोषक तत्व क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। भोजन को हमें एक हल्का हल्का, मतलब कि कच्चा रखना चाहिए, इन्हें पूरा भून नहीं देना चाहिए। देखा जाता है लोग भिंडी अब कोई सब्जी बनाते पूरा मतलब जला देते, तो उसमें पोषक तत्व क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जब वो पोषक तत्व समाप्त हो जाएंगे तो हमें कहां से प्राप्त होंगे, हमारी बॉडी को क्या पोषक तत्व मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ठीक है, छिलका उतारकर यदि फलों सब्जियों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। हाँ बिल्कुल, सब्जियों और फलों की त्वचा में कोई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। अगर चावल दाल को बार बार धोगे तो उसमें क्या होता है, खनिज लवण और विटामिन क्या हो जाते हैं, अलग हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं मेन चीज के बारे में। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार को फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें। बूझा सोचो। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं, देखिए जैसे बूझो सोचो कि समय वसा युक्त खाना सर्वोत्तम भोजन है। क्या आप वसा युक्त भोजन खा रहे हो तो क्या सर्वोत्तम है, शरीर के लिए फायदेमंद है कि नुकसान करेगा, वो भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट्स युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता है? अतः उसने तली हुई चीजें जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो आप क्या सोचते हैं कि वह ठीक था? बताइए, क्या वो ठीक था? आप मिठाई ज्यादा खाओगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि शर्करा, शुगर, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी बॉडी में। ठीक, वो भी निश्चय। अगर आप तला हुआ भोजन खाएंगे या वैसी चीजें खाएंगे तो बॉडी में फैट बढ़ जाएगी, वो भी नुकसान करेगी। तो ये कैसा है, निसंदेह नहीं, इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए क्या हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए ये व्यक्ति हैं, अब देखिए ज्यादा इन्होंने खा लिया है तो ये कैसे हो गए, देखिए इनका पेट यहाँ पर निकल आया, ये मोटे हो गए, तो इनके देखिए गाल पूरे, तो ये कैसे हैं, वसा युक्त होंगे, देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे, देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे, बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो उसके लिए हमें एक संतुलित भोजन करना चाहिए। जो संतुलित भोजन क्या होता है, जो हमारी बॉडी को मेंटेन रखे, हमें हर एक प्रकार का तत्व प्रदान करता रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन को पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, कहां गया,
बहुत हानिकारक हो सकता है। ठीक है, जहां बताया गया है बहुत हानिकारक हो सकता है, हमारे वजन, वसा, मात्रा, अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। ठीक, अब वाज्य रूप, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं ले पा रहा, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो उस कमी लंबी अवधि तक रहती है, तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है, और एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर रोग अथवा विकृतियों उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के कारण यानी कि कारण होते हैं, उन्हें अविभाज्य रोग कहते हैं। मतलब कि एक पोषक तत्व किसी विटामिन हो गया या पोषक तत्व की कमी के कारण होते हैं, ठीक, उन्हें अविभाज्य रोग कहते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा, उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी। मान लो अगर प्रोटीन नहीं ले रहे हो, वृद्धि रुक जाएगी, चेहरे पर सूजन आ जाएगी, बालों का रंग का उड़ जाना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रही, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। प्रोटीन इसीलिए कहा गया है, हमें प्रोटीन हो या कोई, हमें रोज डेली थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते रहना चाहिए, जिससे शरीर में कोई बीमारी या शरीर की कोई किसी प्रकार की क्षति ना हो। ठीक है, ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा और वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिन, खनिज, लवणों के अभाव से विभिन्न अथवा विकृतियां हो सकती हैं। ठीक, आगे दे रखा है, अभिवाज्य रोकथाम, संतुलित आहार लेने की शक्ति, यानी कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि अब मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे ये देखिए, अब देखिए विटामिन ए, छेड़ता, दृष्टिहीनता, ठीक है, कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन बी1 की बात करें, बेरी हो जाएगा, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी, स्कर्वी रोग हो जाए, मसूड़ों, खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लग जाना। विटामिन डी, रिकेट्स हो जाता, अस्थियों में मुलायम होकर मुड़ जाना, अस्थियां हो जाएंगी मुलायम होकर क्या हो जाती है, मुड़ जाएंगी। विटामिन डी हड्डियों के लिए होता है। ठीक है, आगे कैल्शियम की बात करें, अस्थियों और दांत दर्द, कमजोर अस्थियां क्षय हो जाए। आयोडीन, घेंगा रोग हो जाएगा, गर्दन की ग्रंथि में फूल जाना और बच्ची में मानसिक विकलांगता। ठीक है, लौह अरक्ता हो जाती है, खून की कमी से कमजोरी आ जाएगी। ठीक, ये इनके पोषक तत्व हो जाएगा। प्रमुख शब्द है, संतुलित आहार हो गया, बेरी होगा, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, वृक्षांश, स्कर्वी, मंड और विटामिन। इन सब चीजों को हमें प्रचुर मात्रा में जैसा बताया गया वो करते रहना चाहिए। ठीक है, विटामिन मैं एक दिन आपको पढ़ा दूंगा पूरी। यह क्या है, दृढ़गत खाद्य पदार्थ लोगों को देखिए, सारांश में देख लीजिए कि हमें भोजन के मुख्य पोषक तत्व के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इनके अतिरिक्त भोजन हमें आहारी रेशे तथा जल भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को मुख्य ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, प्रोटीन तथा खनिज लवण आवश्यक हमारे वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार हमारे शरीर के आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त वृक्षांश उपस्थित करते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा पोषक तत्वों की न्यूनता से वृद्धि रोग अथवा उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये पॉइंट थे किसके, यानी कि 6th क्लास का पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे 7th क्लास की पहले चैप्टर की ओर। ठीक है, चलिए साथियों देखते हैं, इसको भी हम लोग फटाफट करते हैं। पादपों में पोषण, पादपों में पोषण की बात कर लेते हैं कि पेड़ पौधों में किस प्रकार से पोषण होता है। ठीक, कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यक, आप यह भी पढ़ चुके हैं कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। ठीक है, विटामिन, खाद्य यानी खनिज भोज घटक, भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक तथा पोषक कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट, जैसे मेन चीजें हम बात कर लेते हैं। बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, यानी कि पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं। केवल पादप ही नहीं, ऐसे जीव हैं जो केवल क्या करते हैं प्यारे साथी, जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि H2O और CO2 एवं खनिज की सहायता से अपने भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं, यानी कि वायुमंडल में उपलब्ध होते हैं कि नहीं होते। मतलब पोषण पादपों की बात कर रहा है। ठीक, पोषक पदार्थ सजीवों के शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों को रख रखाव के लिए समर्थ
बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब सभी देखिए पेड़ पौधे कैसे होते हैं, हरे होते हैं। ये अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से, यानी कि कार्बन क्लोरोफिल की सहायता से। अब क्लोरोफिल की सहायता से कर लेते हैं, और मृदा से क्या लेते हैं, H2O। अब इनका करके CO2 करके अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो इसीलिए ये बताया गया H2O और CO2 की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सजीवों द्वारा बताया गया कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने इसके उपयोग की विधि का पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं सुपोषण कहलाते हैं। यानी कि पोषण की अगर बात करें तो पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार अगर बात करें तो नंबर 1 होता है स्वपोषण, ठीक है। और नंबर 2 अगर बात करें, नंबर 2 की बात करें तो इसको हम बोलते हैं परपोषी, यानी कि परपोषी। अब परपोषी की बात करें तो परपोषी में क्या होता है, स्वपोषी, जो जीव अपना भोजन स्वयं बना ले, जो जीव अपना भोजन स्वयं बना ले उसको हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी। यानी कि जितने हरे पेड़ पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उनको हम स्वपोषी कहते हैं। विषमपोषी क्या होते हैं या परपोषी क्या होते हैं, वो दूसरों पर रह करके, किस पर, दूसरों पर रहकर अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, दूसरों से अपना भोजन बनाते हैं, उनको हम परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। तो यानी कि जितने भी स्वपोषी होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु की अधिकता अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करने को उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। मतलब कि जो दूसरों से बनाते हैं, यानी कि जितने भी जीव जंतु हो गए, मानव हो गए, सभी कैसे हम लोग विषमपोषी के अंतर्गत आते हैं। अपना भोजन कहां से बनाते हैं, दूसरी चीजों से। पहली में पूछा गया है, पहली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता, बताइए क्यों नहीं बना सकता। मतलब कि CO2 लेकर के और H2O लेकर के हमारा जो शरीर है वो अपना भोजन क्यों नहीं बना सकता। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए कहा गया है कि भोजन क्यों नहीं बना सकते, कि हम अब पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां, पादपों में खाद्य फैक्ट्रियां कहां होती हैं। ठीक, क्या भोजन पादपों के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों। अब बात करें जिससे फैक्ट्रियां तथा उनका स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। देखिए भाई, इनमें पत्तियां हो गई, इनके बारे में बताया गया। ठीक है, पत्तियों में या रंध्र पाए जाते हैं, उनके बारे में बताया गया। तो उन्हीं को हम फैक्ट्रियां या वो कहते हैं, आगे चलकर कभी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि हमारा शरीर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल भोजन क्यों नहीं करती, क्योंकि हम दूसरों का उपयोग करते हैं। हम दूसरों का उपयोग करके क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। ठीक है, हानिकारक होती है, नहीं होती, CO2। तो भोजन को स्वयं क्यों नहीं बना सकते। तो आगे हम बात करते हैं, क्योंकि वो क्रिया कैसी होती है, एक होती है रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, एक होती है क्रिया, यानी कि जो सूर्य से क्रिया करके, एक जटिल अपक्रिया, एक सरल अपक्रिया। ठीक है, एक जटिल अपक्रिया, एक सरल अपक्रिया। तो जटिल अपक्रिया किसमें होती, पेड़ पौधों में। कैसे, जो हमें दिखती है वो कैसी होती, सरल तो होती, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ठीक, और वो क्रिया करके वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। हम लोगों में कैसी होती है, सरल अपक्रिया। ठीक है, सरल अपक्रिया कैसे, हम लोग भोजन को पहले ही बना लेते हैं। हम लोग कैसे बना लेते हैं, भोजन को बना करके खा लेते हैं भोजन का, क्योंकि हम दूसरों पर निर्भर है, और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो यानी कि दो प्रकार की, एक जटिल और एक रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, सरल रासायनिक अपक्रिया और जटिल रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत में आता है। चलिए, ये आप लोग 9th हाई स्कूल में पढ़ने को आपको मिला होगा। ठीक, तो भागो पादप अपने प्रवेश कच्ची सामग्री को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ उनका होता है, मतलब कि जो खाद्य होता है वो कहां पर होता है। बूझा जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, यानी कि चलिए आगे हम बात करते हैं अब ये किस प्रकार भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां, पत्तियां जो होती हैं पादप की खाद्य फैक्ट्रिया होती है। पेड़ पौधों की खाद्य फैक्ट्रिया कौन होती है, पत्तियां होती है। ठीक है, अब मान लो जैसे ग्रीन है, ये है ग्रीन। ठीक, अब मान लो जैसे मैं पत्ती बनाता हूं, ये पत्ती हो गई, चलो ग्रीन तो है नहीं। ठीक, तो इनमें जो इस तरीके से होता है, बात समझिएगा, ये पत्ती हो गई, इनमें छोटे छोटे रंध्र से दिखाई देते हैं ये। तो ये रंध्र जो होते हैं, ये इनको हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं।
ठीक है। तो इनका खाद्य कह रहा है कि पादप खाद्य फैक्ट्रिया होते हैं, ये सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचते हैं, पहुंचने चाहिए, और मृदा में उपस्थित जल और खनिज जड़, यानी कि ये क्या कर लेते हैं, मृदा से, अपने मिट्टी से H2O, और वायुमंडल से किसको ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए, ठीक है, अवशोषित किए। अब आगे बात किए जाते हैं, कह रहे बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचे, किस प्रकार पहुंचता है, तनों के माध्यम से। मान लो जैसे कि पौधा है भैया, ठीक है, पौधा है, अब हमने इसमें पानी डाला, अब ये कहाँ जाएगा, ये तना है कि नहीं, तो ये कुछ ही पदार्थ जो होता है वो मृदा में जाता है, लेकिन ये सब बाकी कहाँ चला जाता है, पेड़ पौधों की सहायता से हमारे कहाँ पहुंच जाता है, यानी कि पत्तियों में पहुंच जाता है, समझिएगा, पत्तियों में पहुंच जाता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं। तो हम आगे बात करते हैं, चलिए आगे समझना। देखिए, तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कर जाती है। किसके द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा प्रवेश करती है, यानी कि जो सूक्ष्म रंध्र होते हैं, कौन से सूक्ष्म रंध्र होते हैं, इनके द्वारा जो पत्ती होती है, पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हो जाती है, और जो H2O होता है वो किसके द्वारा, हमारा तनों के द्वारा, किसके द्वारा भैया, तनों के द्वारा वहां पर पहुंच जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी प्यारे साथियों। तो आगे हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोशिका के बारे में, ये चीज समझ लीजिएगा, कोशिका क्या होती है, ठीक है, कोशिका, सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है, सेल। आपने देखा होगा, ये देखिए कोशिका का आरेख चित्र है, तो ये कोशिका इस तरीके से कुछ बनी हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका। इसी में पत्तियों की सेल है, इसी में पूरा मैं ऐसे बना दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके, हो सकता है दिख ना रही हो, तो मैं बना दे रहा हूं, पूरा रिपीटेड कर दे रहा हूं ताकि आपको सभी को दिख सके प्यारे साथियों। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, बोलने में मुंह दर्द होने लगता है, ठीक है, बड़ी क्लास बन जाती है। देखिए इस तरीके से ये पूरी बन गई। अब इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है इसके, ठीक है, केंद्रक कहे जाते हैं, ये केंद्रक होगा, ये क्या होगा, केंद्रक। और इसमें जो ये छोटा छोटा पदार्थ बड़ा, इसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये क्या होता है, कोशिका झिल्ली कहलाती है, ठीक है। तो आपने देखा कि इमारतें या ईंटों से बनती, मतलब कि जो हमारा बॉडी का निर्माण होता है छोटी छोटी इकाइयों से, छोटी छोटी इकाइयां जो होती हैं वो कोशिका का निर्माण करती हैं, और कोशिका जो होती है वो मिलकर के किसका, अंग तंत्र का निर्माण करती है। ध्यान से समझिएगा, अंग तंत्र जो मिल जाते हैं वो पूरे शरीर का निर्माण, जैसे कि सपोज दैट अगर हमें घर बनाना है तो घर को कैसे बनाओगे, घर को हम लोग छोटे छोटे ईंटों से मिलकर के बनाते हैं। जब उनको छोटे छोटे ईंटों से मिलकर के बनाते तो अच्छे से बेहतर बनते हुए चले, यानी कि संगठन की आवश्यकता होती है, बनती। इसी प्रकार सजीवों में शरीर का सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं में सूक्ष्मदर्शी, ठीक, द्वारा देखा जा सकता। कुछ जीव मात्रा में कोशिका की खोज किसने की थी, बताओ, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की थी, सन 1665 में। सन 1665 में उन्होंने कहा देखा, तो कार्क की एक पतली काट थी, मधुमक्खी के छत्ते के आकार रचना दिखाई दी, जिन्होंने इसको क्या कहा था, सेलुला बताया। फिर उसके बाद में आगे थे कुछ जीव मात्रा में एक कोशिका से बने होते हैं, यानी कि यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अगर कोशिका की बात करें तो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक होती है यूकेरियोटिक और एक होती है प्रोकैरियोटिक। कौन सी, प्रोकैरियोटिक। अब यूकेरियोटिक क्या होते हैं, यानी कि ये बहुकोशिकाओं में आते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, ये एक कोश की जीवों में आते हैं। एक कोश की जीव कैसे आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना के अंतर्गत आते हैं, उनको हम एक कोश की प्राणी कहते हैं। अगर बहुकोशिकी की बात करें तो यानी कि मानव हो गया, जितने भी वैसे होते हैं, ठीक है। कोशिकाओं से बने होते, कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। अगर बात करें कोशिका की, प्रत्येक कोशिका में केंद्रक जरूर पाया जाएगा, ये बात जरूर ध्यान रखना। केंद्रक के बिना कोशिका अधूरी है, ठीक है। कोशिका जो है किसके बिना, केंद्रक के बिना। केंद्रक नहीं तो कोशिका नहीं, ठीक, एक दूसरे से ये बने रहते हैं। हम हर एक कोशिका में केंद्रक जरूर पाया जाएगा, ठीक है, समझिएगा। आगे बात कर लेते हैं, इसमें केंद्रक स्थित एक संरचना होती है, केंद्रक कहलाती है, और चारों ओर से जेली के समान एक
पदार्थ घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। हमने जैसा बता दिया आपको। आगे बात करते हैं, यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। मतलब कि ये जो छोटे छोटे इनमें क्या पाए जाते हैं, ऐसे होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? रंध्र कहते हैं। ठीक है, ये पत्तियों की संरचना, अगर पत्तियों में देखोगे तो आपको इसी तरीके से दिखाई देंगी। अब बात करते हैं आगे, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं। ठीक, मतलब कि जल और खनिज वाहिकाओं द्वारा, अब वाहिकाएं कैसे होती है? नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती। पादपों में पदार्थों में परिवहन के विषय में अध्ययन साथ में पढ़ेंगे। ठीक, आगे पढ़ना पड़ेगा। संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। पत्तियों द्वारा क्या संग्रहित की जाती है? सूर्य के प्रकाश की किरणें, तथा पादप में खाद्य के रूप में संचरित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य की ऊर्जा का चरम स्रोत होता है। सभी जीव होते हैं, उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? कल्पना करिए, कल्पना कीजिए और इस चीज को सोचिए कि अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या हो सकता है। तो अगर कल्पना करोगे, जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, जितने विश्वपोषी जीव जंतु हैं वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, यानी कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। जब वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो जो परपोषी या विषम पोषी जीव जंतु हैं वो भी अपने भोजन को नहीं बना पाएंगे और पृथ्वी पर यानी कि जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। जब खाद्य नहीं उपलब्ध होगा तो सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। किसके दौरान? ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के दौरान। O2 किसके द्वारा होती है? कितने परसेंट पाई जाती है? CO2 जितनी होती है 0.03% होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितनी होती है? 21% होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में अनुपस्थित में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो क्या आप लोग जीवित रह सकते हैं? नहीं, कोई नहीं जीवित रह सकता इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, बहुत जल्दी समाप्त करेंगे, आगे भी अगला चैप्टर भी है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हरित लवक। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों? 3 प्रकार के। अगर बात करें नंबर 1, तो नंबर 1 होता है वर्णीय लवक, नंबर 2 अवर्णीय लवक, ठीक है, नंबर 3 हरित लवक। हरित लवक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? हरित लवक इंपॉर्टेंट होता है। वर्णीय लवक में क्या होता है? ये रंगों को प्रदान करता है। अवर्णीय लवक क्या होता है? ये भूमिगत तनों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भूमिगत, यानी कि भूमिगत तनों में। जैसे जड़ हो गया, आलू, आलू में क्या होता तो वह अवर्णीय लवक है। जैसे आलू कभी मृदा के बाहर जब आ जाता है, सूर्य के प्रकाश के साथ जब क्रिया कर लेता है तो वो कैसा हो जाता है? हरित लवक में परिवर्तित हो जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने के लिए पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं खाद्य संश्लेषण में होता है। यानी कि हमारा क्या होता है? H2 हो गया और CO2 होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्यारे साथियों फटाफट। क्योंकि खाद्य संश्लेषण, देखिए ये देखो यहां पर बना है, क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है, और प्लस H2O। H2O के साथ जब क्रिया करी तो ये क्या बन गया? सूर्य के प्रकाश। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आ गया। क्या आ गया? सूर्य का प्रकाश हो गया और क्लोरोफिल हो गया। क्या हो गया? क्लोरोफिल हो गया। और ये क्या बन जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएंगे, यानी कि भोजन का निर्माण कर देंगे। ठीक है, किसका निर्माण कर देंगे? प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या कर देंगे? मुक्त कर देंगे। ठीक, इस तरीके से भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं प्रकाश के ऊपर, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड व जल, ठीक है, के लिए आवश्यक है। और इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों के खाद्य के रूप में संचरित होता है। सभी जीवों के लिए सौर ऊर्जा चरम स्रोत है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। आगे बात करते हैं प्यारा साथियों, मेन बात करेंगे
सभी जीवों में अस्तित्व, यानी कि हमने बता ही दिया था, ऑक्सीजन की प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होता है। प्रकाश संश्लेषण अनुपस्थित में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना संभव है। ठीक, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण करती है। मतलब किसके प्रकाश, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए सूर्य के प्रकाश में कौन कौन चीजें हैं जो संश्लेषण करते हैं, तो यानी कि बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, H2O यानी कि जल, और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण करते हैं ये। ठीक है, ये करते हैं। इतनी बात समझ गए, अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब इस प्रक्रम में ऑक्सीजन से निर्मित होती है यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें तो इसमें ऑक्सीजन हो गया, कार्बोहाइड्रेट अतः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। मतलब किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। जो मंड होता है स्टार्च के रूप में कहां पर होता है, स्टार्च कहां पाया जाता है, तो ध्यान रखिए पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्यारे साथियों। अब देखिए क्लोरोफिल, ये चित्र समझ लीजिए, ये क्लोरोफिल है, यानी कि ये चित्र बना है। ठीक है, ये इसमें ये द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इसमें जो छोटे छोटे ये रंध्र होते हैं, ये रंध्र होते हैं। ये पत्ती हो गई, ये इसकी आंतरिक संरचना होती है। ठीक है, द्वार कोशिकाओं की अगर बात करें तो ये इसकी आंतरिक संरचना मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये इसकी आंतरिक संरचना होती है, ये इसके अंदर ये द्वार कोशिकाएं होती है। क्या होती है, द्वार कोशिकाएं होती है, और अंदरीय द्वार होता है। यानी क्लोरोफिल युक्त कोशिका दर्शाते हुए किसी पत्ती की काट का, अगर इसको सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो इस तरीके से आपको कुछ दिखाई देगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रंध्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, द्वार कोशिकाएं बोलते हैं। इस तरीके से ये चित्र डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, ये बन करके तैयार होगा, हमने आपको दिखा भी दिया। ठीक है प्यारे साथियों, समझ गए होंगे इस प्रकार। आगे बढ़ते हैं। अब देखो पत्ती, आगे बात करते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थित प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, आगे देखिएगा इस डायग्राम में क्या दे रखा है, कार्बन यानी कि सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, कहां पर, पत्तियों पर पड़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और जल एवं खनिज, यह कहां से ले रहा है, जड़ से यानी कि मृदा से। और पत्तियों में क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण दर्शाया गया। ये भोजन का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है, भोजन का। ठीक है, निर्माण कर रहा है, समझ गए। आगे बात करते हैं। किसी को कोई डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। एक प्रकार के पात्र में 2 गमले लीजिए, परीक्षण करने को बता रहा है। रखिए अंधकार अथवा काले बॉक्स में 72 घंटों के लिए रखना है। ठीक है, आएगा क्वेश्चन, इस चीज को रखिए, और दूसरे सूर्य के प्रकाश में रखिए। ठीक, प्रकाश जैसे आपको कक्षा 6 में किया था, अवलोकन करें, नोट कीजिए कि अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। पुनः इसी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए, आपको क्या पता चलता है, नोटबुक में लिखना है। ठीक है, यह परीक्षण दर्शाया गया। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्णक रंग की पत्तियां भी क्लोरोफिल होता है। कैसा होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल व भूरे अथवा वर्णक क्लोरोफिल हरे रंग का प्रच्छन्न कर देता है, अर्थात ढक लेते हैं, और इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता रहता है, जैसा कि आगे हम बताएंगे। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अपवंकी कई जैसे पादप देखे होंगे, जैसे कि जलकुंभी देखी होगी, या कहीं पर पानी भर जाता है तो धीरे धीरे वहां पर क्या हो जाता है, नीली हरी शैवाल उत्पन्न हो जाती है। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें हम शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिनको हम शैवाल कहते हैं, यानी कि शेक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए इस तरीके से ये आपको विभिन्न प्रकार की पत्तियां दिखाई दे रही हैं। देखिए इनका रंग कैसा, नीला है, किसी का लाल है, किसी का किस तरीके से। ये देखिए विभिन्न रंगों की पत्तियां कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कर सकते हैं। इनका रंग हरा क्यों होता है, इनका रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण, क्लोरोफिल। शैवाल भी कई प्रकार संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे बात करते हैं। आगे मांग आपूर्ति हो जाती है, इसके पश्चात पादप खाद्य में संगठनों जैसे प्रोटीन एवं वसा संश्लेषण करते हैं। आगे देखिए पादपों में पोषण की अन्य विधियां। कुछ पादप जैसे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, मतलब सब में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। फिर कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है प्यारे साथियों। ठीक, भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते,
वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों पर निर्भर होते हैं, यानी कि जिनको हम विषम पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम पोषी कहते हैं। ठीक है, प्रणाली का उपयोग करते हैं। चित्र यानी कि ध्यान से देखिए कैसे, चलिए आपको मैं चित्र इसका डायग्राम दिखाता हूं। ये देखिए परपोषी पादप, क्या है? परपोषी पादप, जिसको हम अमरबेल कहते होंगे। ये देखिए इसके ऊपर पूरी तरीके से पड़ी हुई है दूसरों पर, मतलब कि हम दूसरों पर निर्भर है, आराम से पड़े हुए हैं। तो आपने गांव में देखा होगा, जैसा कि गांव में देखा होगा या पेड़ पौधों पर देखा होगा, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे बेरी का, बेर जानते हैं ना, बेर के पौधे पर पीला 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 जो पौधा होता है उसी को हम अमरबेल कहते हैं। तो वो क्या करते हैं? दूसरों से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कि वो परपोषित है, दूसरों पर निर्भर रह करके वो अपने भोजन का निर्माण कर रही है, उसको हम परपोषी कहते हैं। तो परपोषी पादप अमरबेल होती है। ठीक, आगे देखते हैं। अमरबेल का पादप, इसे क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपने भोजन को उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर आरोहित होते हैं। क्या होते हैं? आरोहित होते हैं, मतलब दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जिस आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं और इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम एक अन्य जंतु। अब देखिए पादपों में कार्बोहाइड्रेट्स के अतिरिक्त संश्लेषण खाद्य पदार्थों, अभी आपने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप जैसे कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य एवं अन्य घटकों के द्वारा घटक के संश्लेषण होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। प्रोटीन इनमें कैसा? नाइट्रोजनी पदार्थ होता है, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। पादपों में नाइट्रोजन कहां से प्राप्त होता है? अभी क्वेश्चन में पूछा गया नाइट्रोजन की मात्रा कितने परसेंट होती है, तो 78% होती है नाइट्रोजन की मात्रा। ठीक है, तो इनमें कहां से प्राप्त होता है उसकी बात की गई है। ठीक, चलिए देखते हैं, आगे बात करते हैं, पूरी बात बताते हुए चलेंगे। भाई लंबी क्लास हो रही है और आप लोग क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा अपने यार दोस्तों तक, ताकि वो लोग भी समझ सके इस चीज को मैंने हाईलाइट करके। देखिए अब देखो नाइट्रोजन की बात गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन जो होता है कौन सी अवस्था में? गैसीय मात्रा में अवस्था में मात्रा में पाए, परंतु पादप में इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर पाते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं, मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं, जैसे दलहनी पौधों में नाइट्रोजेनियम लेगुमिनम सेरा नामक जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, जो क्या कर देता है, एक दूसरे को दलहनी पौधों में पाया जाता है, जो एक दूसरे को सहायता प्रदान करता है, जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं, या विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा होगा किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं। अब खाद या उर्वरक डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इसी प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादपों में नाइट्रोजन की क्या होती है? मात्रा आगे होगा। ठीक है, क्या मांग अपूर्त हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य अन्य संगठनों जैसे प्रोटीन एवं वसा के लिए संश्लेषण करते हैं। ये तो हमने बता ही दिया। ठीक, आगे बात करते हैं। अब एक ही प्रकार के परजीवी आपको इस विचार करना चाहिए, क्या आपने अध्यापक से इस विषय में चर्चा कीजिए। पहली जानना चाहती है कि क्या जानना चाहती है, क्या रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं एवं जोंक जैसे सभी परजीवी होते हैं? हाँ भाई होते हैं, क्यों नहीं? क्योंकि वो दूसरे से अपने भोजन का निर्माण बना रहे हैं। ठीक है, क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है कि अथवा उनके विषय में सुना है? इसमें बताया जंतु का भक्षण करते हैं। किसका भक्षण करते हैं? जंतु का। सही बात सुना है, जंतु का भक्षण करते हैं। और पौधे होते हैं नहीं, मेघालय में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, भारत में गठपर्णी पौधे होते हैं जो कीटों को पकड़ करके अपने अंदर, अभी हम आगे दिखाते हैं, जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचाकर, क्या विषमता नहीं है? ऐसे पौधे हरे व अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। पादप को देखिए, इसकी घड़े यानी घड़े के आकार समान दिखाई देते हैं वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्तियों में रूपांतरित भाग पत्ते के शीर्ष भाग में घड़े में ढक्कन बना होता है। अब देखिए ये जैसे दे रखा है, सभी को पता होगा, ये देखिए ये पौधा है, ये पौधे होते हैं, ये देखिए ये घड़े के समान जैसे बने। अब इनमें जैसे कीड़ा कोई आता है, इनमें फंस जाता है और फंस करके ये अपने उनको भक्षण करने लगते हैं, यानी रूपांतरित पत्तियों घट में
ठीक है, ये ढक्कन होते हैं, जैसे कीड़ा इसके अंदर आता है इसमें फंस जाता है, जो कीड़ा इसके अंदर फंस जाता है और फंसने के बाद में ये इसको बंद कर लेता है और धीरे धीरे उनको पोषण यानी कि भोजन प्राप्त करते रहते हैं। ठीक है, घटपर्णी पिचर पादप घड़े के एवं ढक्कन में जैसी संरचना, अच्छे से पढ़ा होगा, यानी कि सीटेट में ही पढ़ने को मिलेगा 1 से 5 वाले में। ठीक है, तो यही बताया गया, शीर्ष भाग घड़े में होता है अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो ये रोम उनको क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं और अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। फंस कर जाते हैं, जैसे घड़े में उपस्थित पादप रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है और भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, कीटभक्षी पादप। तथा फ्लाई ट्रैप तथा संडीयू कीटभक्षी पादपों में 2 अन्य उदाहरण, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। चलिए, घटपर्णी पौधे होते हैं, ठीक है, वो जो भ्रमित है, यदि घटपर्णी हरा होता तो प्रकाश संश्लेषण संदापित करता है, तो क्या कीटों का भक्षण क्यों करता है, मतलब कि ये पौधा हरा होता है, कहने का मतलब है तो कीटों का भक्षण क्यों करता है, उसके बारे में बताया गया। क्या यह संभव है, इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। हाँ, ठीक है, कोई जरूरी नहीं सभी पोषक मृदा से ही मिल जाए जिनको उनकी आवश्यकता होती है। ठीक, बात करते हैं मृतजीवी। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन सड़े गले स्थानों से प्राप्त कर लेते हैं, उनको मृतजीवी कहते हैं। आपने बाजार में छत्रक मशरूम बिकते हुए देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियां अथवा तनों में छाते के समान संरचनाओं गुच्छे में आपने देखे होंगे। तो इनसे क्या होता है, ये अपने, आइए देखते हैं, जीवन यापन करने के लिए इन्हें किसी प्रकार के पोषक की आवश्यकता होती है, वे उन्हें कहां से प्राप्त करते हैं, मतलब कि जो मृतजीवी होते हैं वे अपने भोजन को कहां से प्राप्त करते हैं। तो बताइए, मृतजीवी जो पौधे होते हैं सड़े गले स्थानों से अपने भोजन को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, कवक मशरूमी कहां, तो सड़े गले स्थान। वो जो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, या ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये मृतजीवी होते हैं और सड़े गले स्थानों में उत्पन्न होते हैं, इसीलिए अपना भोजन, ये देखिए, छत्रक के पैकेट और सड़ी गली वस्तु में उगाया जाता है। ठीक है, ये देखो, देख सकते हैं। ठीक, जैसे के रूप में अवशोषण करते हैं, इस प्रकार प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत व जैविक पदार्थ पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषक कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। कवक हो गया, जैसे फंजाई, अचार, चमड़े, कपड़े व पदार्थों में उपयोग, ये किसके कारण उत्पन्न हो जाते हैं, नमी के कारण। किसके कारण, नमी के कारण। अगर बरसात के दिनों में देखा होगा आप सभी ने, कपड़े को बंद करके अगर नमी हो वहां रख दो और थोड़ी देर बाद उसमें देखना कवक या फंजाई यानी कि क्या लग जाता है, फफूंदी लग जाती है और कपड़ा बेकार हो जाता है। या अचार में देखा होगा गीली चीज, ठीक है, जो किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक, नम एवं उष्ण हो जाते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वह ऋतु में सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इन कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए, घर में चर्चा करो इसके बारे में। ठीक, ब्रेड हो गया, डबल रोटी का टुकड़ा लेकर किसी जल में भिगो लें और किसी नमक में उष्ण यानी कि उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा समय रख दीजिए जब तक उस रो में जैसी संरचना ना दिखाए। डबल रोटी को अगर देखेंगे तो वहां पर 2-3 दिन रखा रहने, उसमें छोटे छोटे रोए निकल कर आ जाते हैं। किसी आधुनिक लेंस अथवा सूक्ष्म सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने परीक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई धागे समान संरचना दिखाई पड़े। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। वो जीव क्या कहलाते हैं, कवक या फंजाई। इनकी पोषक प्रणाली अथवा पोषक विधि भिन्न प्रकार की होती है। मतलब ये जो अपना भोजन बनाते हैं वो कहां से बनाते हैं, ये मृत विघटनकारी होते हैं। मतलब कि जैसे कोई जानवर मर जाता है तो वहां पर उत्पन्न हो जाते हैं और उसका भक्षण करके उस चीज को तुरंत समाप्त कर देते हैं। मतलब कि उस चीज को धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं और समाप्त करने के बाद में वो अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं। ठीक है, सड़ने वाली वस्तुओं जैसे जैव पदार्थ की सतह में कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उन्हें साधारणतः विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और तत्पश्चात वे कैसे हो जाते हैं, विलेन का भोजन कहते हैं। देखिए ये देखो ब्रेड पे उगती कवक, ये देखिए देख रहे हो, ये ब्रेड पर क्या है, उगती हुई कवक। तो यहाँ पर ये दिखाई गई छोटे छोटे रोए जैसे दिखाई दे रहे हैं, ब्रेड पर उगती हुई कवक। ठीक, ये बात करते हैं
ये आपने देख ही लिया होगा, कवक फंजाई अचार, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो नमक यानी कि कवकों की वृद्धि के लिए ये हमने बता दी। अब आगे हम बात करते हैं, पहली ये को याद है कि उसके का लिखा सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी, विशेष मतलब कि कवकों के बारे में बताया गया, विशेष पहनती थी। वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो गए, क्यों? क्योंकि वो कहां पर थे, नमी में थे, इसीलिए वहां पर क्या यानी कवक प्रकट हो गए। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। अगर देखोगे कवकों के जो बीजाणु होते हैं, अगर पूछा जाए कहां उपस्थित होते हैं, वायु में उपस्थित होते हैं, जब वो किसी ऐसे जीव पदार्थ के उत्पादन में बैठते हैं जो नम अथवा उष्ण हो। कैसे हो, हमने बताया ना, कैसे हो, नम अथवा उष्ण होने चाहिए। तो वो अंकुरित होकर नए कवकों को जन्म दे देते हैं। यानी कि इनके जूते जो थे वो ऐसी जगह पर रखे हुए थे जहां पर नमी थी। अब जब वो नमी थी तो वहां पर क्या हो गया, वो उष्ण हो गए, यानी कि अंकुरित हो गए। और क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? अब बताइए कैसे बचाओगे? अगर इनको बचाना हो तो वहां पर ऐसी जगह पर रखिए जहां पर नमी या उष्ण ना हो, उनको आसानी से बचाया जा सकता है। सिंपल सी बात, यानी कि जहां पर सूर्य की किरणें प्रकाश बने, क्योंकि वो स्थान जहां पर सूखा रहेगा वहां पर उनको हम बचा सकते। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझिएगा, बूझो। यदि याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं? हाँ, होते हैं। कैसे हो, मतलब कि मृदा में इन पोषक तत्वों को कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं। पहली ने बताया कि ईस्ट व छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों जंतुओं में मनुष्य रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। अगर इसको डिटेल से कवक के बारे में, मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं, जो हमारे लिए क्या होते हैं, उत्पादित होते हैं, यानी कि हानिकारक होते हैं और लाभदायक होते हैं। ठीक, तो कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे से बांटते हैं। सहजीवी संबंध कहलाते हैं। मतलब सहजीवी का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से। दलहनी पौधों में नाइट्रोजीनियम लेगुमिनम सेना नामक जीवाणु पाया जाता है, जो दलहनी पौधों को एक दूसरे से पोषक प्रदान करता है, उनको हम सहजीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। कुछ कवक वृक्षों की जड़ों, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं और बदले में उन्हें जल तथा पोषक अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्षों के लिए इन्हीं संबंध को विशेष महत्व है। लाइकेन यानी कि शेक जिसको बोलते हैं, शेक, ठीक है, लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें एक शैवाल होता है, दूसरा कवक होता है। शेक यानी कि एक शैवाल होता है और एक कवक होता है। एक दूसरे को ये क्या करते रहते हैं, पैरासाइट पोषण प्रदान कराते रहते हैं। ठीक, चलिए, एक दूसरा शैवाल कवक क्लोरोफिल में उपस्थित होता है। अब शैवाल कहां पाया जाता है, देखते हो इस समय बरसात का समय अभी चला गया है, ठीक, बरसात हुई होगी, छत में देख लीजिए, घरों में देख लीजिए, जीनों पर देख लीजिए, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जहां पर नमी होगी वहां पर नीली हरी शैवाल होगी, और नीली हरी शैवाल होगी तो वही चीज बताई गई, क्लोरोफिल उपस्थित होता है और ये सूर्य के प्रकाश से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अच्छा, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, वो भी सफेद सफेद, वो भी बरसात के समय होते हैं और ये भी दोनों बरसात के समय होते हैं। तो ये एक दूसरे के जल एवं पोषक तत्वों का उपलब्ध कराता है, और तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ किसको देता है, कवक के द्वारा। मतलब कि जो कवक होते हैं वो मृदा से उनको पोषक प्रदान कराते हैं, और जो शैवाल होते हैं वो क्लोरोफिल की सहायता से उनको भोजन प्राप्त कराते हैं। तो इस प्रकार से प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे मृदा में पोषकों के पुनः पूर्व किस प्रकार होता है? क्या किसानों को आपने खेतों अथवा माली के बगीचों में लान गमलों में अथवा उर्वरक करते हुए देखा होगा, आप जानते हैं इन्हें मृदा। तो चलिए, आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं तथा मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक मृदा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। मतलब इनका प्रयोग करोगे तो मृदा में जो उर्वरकता शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, मृदा में इन पोषक तत्वों संबंध करने के लिए भूमि उर्वरक खाद मिलाने के लिए आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, खाद्य
आवश्यकता होती है। यदि हमारे पादप पोषक की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम केवल पादपों को उगा सकते हैं, बल्कि पादपों में क्या होते हैं, प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन अधिक आवश्यकता होती है। किसके लिए, यानी कि हम किसको बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, फसल कटाई के बाद में मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाता है। वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मतलब कि नाइट्रोजन तो वायुमंडल में होती है लेकिन उनका प्रयोग नहीं कर पाते। किस तरीके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर लेते हैं। पौधे नाइट्रोजन में विलेय के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं, मतलब इसके रूप में नाइट्रोजन को वो इसके रूप में अवशोषित करते हैं प्यारे साथियों, विलेय के रूप में। कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन को विलयन के पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं और उनसे अपना नाइट्रोजन क्या करते रहते हैं, नाइट्रोजन को आपूर्ति करते रहते हैं, और अधिकतर दालों या फलीदार पादपों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा है, ठीक है, बड़े बड़े चैप्टर हैं, अगर इनको इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा तभी ये खत्म हो पाएंगे। मृदा नाइट्रोजन उर्वरक आवश्यकता होती है, ये फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, मतलब कहने का मतलब होता है जहां पर दलहनी, जैसे दलहनी पौधे को दाल या चना, अरहर बोया जाता है, उसके बाद एक जगह पर बार बार इनको बोया नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें यही बताया गया है कि फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती, वहां पर उर्वरकता शक्ति जो होती है वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए जहां पर अरहर, चना, दालियां बोए जाते हैं, मतलब कि दलहनी पौधे बोए जाते हैं, वहां पर उर्वरक शक्ति नहीं रहती, जिसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको बोना पड़ता है। ठीक है, इस अध्याय में आपने पढ़ लिया अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, बहुत कम ही पादप अन्य पोषकों प्रणाली अपनाते हैं जैसे परजीवी या मृतजीवी। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक, ये हो गया स्वपोषी, कीटभक्षी पादप, मृतजीवी। आपने क्लोरोफिल, विषमपोषी, परपोषी, कवक के बारे में पढ़ा। क्या आपने सीखा क्या क्या है इस चैप्टर में? सीखा है कि सभी जीव खाद्य की आवश्यकता होती है जिनका उपयोग वृद्धि, शरीर रख रखाव तथा ऊर्जा के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण अपना खाद्य संश्लेषित करते हैं। हरे पादप में कार्बन डाइऑक्साइड, जल व खनिज, सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण में करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्पाद है। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचय किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है, इससे ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। आगे है कवक अपना भोजन मृत घटित पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परपोषी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप अन्य सभी जीवों पोषक निर्भर होते हैं अतः विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है, ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम अगले चैप्टर की बात करेंगे, क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर की। चलिए साथियों, अब हम लोग जो 8 का है, क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर फसल का उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमने जैसा कि बताया कि आपको वही चीजें मैं बताऊंगा जो आपके चैप्टर को चैप्टर वाइज एनसीईआरटी की बुक से लेकर चल रहा हूँ 6, 7, 8 से। ठीक है, फसल उत्पादन के का प्रबंध, यानी ग्रीष्म अवकाश पहले बूझे, अपने चाचा कर गए, उनके चाचा किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे और खुरपी, दराती, बेलचा, हल आदि, इसके बारे में हम लोग आज इसमें चर्चा करते हैं। ठीक है, बेलचा क्या आता है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए पहली क्या कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि हम औजारों का उपयोग कहां का और कैसे करते हैं। ठीक, बहुत सरल है, समझ जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे इसमें। आप पढ़ चुके कि सभी जीव अपना भोजन आवश्यकता होती, पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, परंतु हम भोजन को ग्रहण क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि किसी सजीव या भोजन को प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, संपादन करते हैं। अब हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं दोनों से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, समझ गए इतनी बात? आगे बात करते हैं। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? तो भैया उपलब्ध कराने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? भोजन उपलब्ध कराने के लिए खेती करनी पड़ेगी। खेती कैसे की जाएगी उसके बारे में चर्चा करते हैं। भोजन को बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन उचित
प्रबंध होता है। अब मान लो 140 करोड़ भारत की जनसंख्या है, आयात और निर्यात भी किया जाता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े पैमाने पर खेती करनी पड़ेगी। ठीक, उसके बारे में बताया गया। इसमें क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं ये देखिए। कृषि पद्धति क्या होती है? लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे, मतलब घूमते रहते थे, घुमंतु थे ना, घूमते रहते थे। 10,000 ईसा पूर्व घूम घूम कर रह करके अपने जीवन यापन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन आवास की खोज के समूह या विचरण करते रहते थे। देखता नहीं होगा पहले समय में क्या होता था, पहले यानी कि अरे हम आज से 20-25 साल पहले की बात बता रहे हैं कि बड़े बड़े जानवर जैसे घुमंतु होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जानवरों को लेकर के रहते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे जम्मू कश्मीर में क्या होता है, ऊपरी पहाड़ियों पर जब घास हो जाते तो ऊपरी पहाड़ियों पर चले जाते, जब नीचे पहाड़ियों पर घास आ जाते तो निचली पहाड़ियों पर आ जाते। तो इसी प्रकार से घुमंतु थे जो किसके लिए, भोजन और आवास के लिए विचरण करते रहे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्हें भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल गेहूं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इसी प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। मतलब कि पहले समय में क्या होता था, सभी को पता है कि मानव कैसा जंगलों में रहता था, जो चीज मिल गई उसको खा लेता था, कच्ची चीजों का सेवन करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे किसका आविष्कार किया, आग का। फिर वही चीज मांस को पकाकर खाने लगा, पकाकर खाया तो उसको अच्छा लगने लगा, जब अच्छा लगने लगा तो उसने उस चीज की पैदावार करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी प्रकार से कृषि पद्धति अपनाई गई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, जो फसलें उगाई जाती हैं उनको हम फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल अर्थ है कि खेत के उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के, मतलब 1 बीघे 2 बीघे 4 बीघे में इन फसलों को उगाया जाता है, उनको क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि फसल विभिन्न प्रकार की, जैसे अन्न सब्जियां फल जिस मौसम में हो पौधे उगाए जाते हैं, उनके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 आता है रबी की फसल, रबी की फसल, तो इसमें कौन कौन होता है, एक होता है नंबर 2 खरीफ की फसल, किसकी, खरीफ की फसल। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो जिसको हम बोलते हैं जायद फसल, किसकी, जायद फसल। अच्छा, रबी की फसल में क्या आ जाता है, जैसे गेहूं चना सरसों। ठीक है, जो ठंडियों अक्टूबर से बोई जाती है, अक्टूबर और नवंबर से बोई जाती है। इनका काटने का समय कब होता है, मार्च और अप्रैल में होता है। खरीफ की फसलें क्या होती हैं, जिनका बोने का समय कब होता है, मई जून या जुलाई में बोई जाती हैं। जैसे मक्का हो गया, धान हो गया, ये किसकी फसलें हैं भैया, खरीफ की फसलें हो गई। अच्छा, जायद की फसलें क्या होती हैं, जायद की वे फसलें होती हैं जिनको हम मार्च और अप्रैल में बोते हैं। जैसे क्या बोया जाता है, खीरा ककड़ी तरबूज, ये सब किसकी फसलें होती हैं, जायद की फसलें कहलाती हैं। समझ गए, तो इनको इस प्रकार के मौसम के अनुसार फसलों को उगाया जाता है। अब सोचो कि मई जून में बो दें वो गेहूं, तो कहां से पैदा हो जाएगा, उसके लिए मौसम, यानी कि मौसम होना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, रबी इसलिए बोया जाता है क्योंकि अक्टूबर और नवंबर के बीच में ठंडी आ जाती है, तो इसलिए इनको इस मौसम में बोया जाता है। ठीक है, तो वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है जहां ताप आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियों एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की क्या पाई जाती है, जलवायु पाई जाती है। जब ये जलवायु पाई जाती है तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है। आप समझ लो, जैसे दक्षिण साउथ इंडिया चले जाइए, साउथ इंडिया में आपको वहां पर क्या है, वहां की जो जलवायु है, वहां की जलवायु में कोई चेंजमेंट होता है, नहीं होता है। इसीलिए वहां पर क्या होता है, चावल हो गया, ठीक है, केला हो गया, या ऐसे फसल उत्पादन कर की जाती है। अगर आप मध्य भारत में जाएंगे तो यहाँ पर मौसम का चेंजमेंट होता रहता है। यहाँ पर इसीलिए खरीफ की फसलें और जायद की फसलें इनका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, गेहूं चना सब बोया जाता है। तो इसी प्रकार से हर एक क्षेत्र में अलग अलग चीजें बोई जाती हैं। जैसे फसलों को उगाई जाती है, इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 खरीफ की फसल, वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु की सामान्यता जून से सितंबर तक होती है। धान मक्का सोयाबीन मूंगफली कपास इत्यादि ये खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे भैया बात करते हैं रबी की फसल में। ये शीत ऋतु में अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती। गेहूं चना मटर सरसों अलसी रबी फसल के उदाहरण है। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं, दालें और ये सब उगाई जाती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं
देखिए जैसे मिट्टी को तैयार करना, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एक फसल को बोने के लिए, मतलब कि जैसे प्याज के बारे में पूछ दिया जाए कि अगर प्याज को लगाना है तो आप सबसे पहले किन किन चीजों का उपयोग करेंगे, तो कैसे, इस तरीके से आपको एक क्रम में लगाना पड़ता है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मिट्टी को तैयार करना, फिर उसमें बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, फिर सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, कटाई करना और भंडारण करना। ये क्वेश्चन आता जरूर है सीटेट में कि आप एक फसल को बोने के लिए किन किन चरणों का उपयोग करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, मिट्टी तैयार करेंगे। भाई ऐसे थोड़ी ना फसल बो देंगे जाकर के कि सीधे गए बस खेत में बुआई कर दी जाकर के, नहीं ना। मिट्टी तैयार करेंगे, फिर बुआई करेंगे, खाद में उर्वरक देना, मतलब कि नाइट्रो खाद देना, फिर उसके सिंचाई पानी लगाओगे, खरपतवार की सुरक्षा करना, कटाई, और फिर उसके बाद जो फसल तैयार हो जाए उसका हम लोग भंडारण कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिट्टी को तैयार करना, ठीक है, मिट्टी को तैयार करना। अब मिट्टी को तैयार करना, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है, ठीक है, धान बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसके केवल वर्षा ऋतु में उगाते हैं। भाई धान को किसकी आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम इसको वर्षा ऋतु में उगाना पसंद करते हैं। फसल को, मिट्टी को तैयार करने के लिए पूछा जाएगा कि कैसे करते हैं, तो प्रथम चरण में क्या आ जाएगा, मिट्टी पलटना तथा इससे पोला बनाना। कृषि अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य, इसमें जड़ें भूमि गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी गहराई में धसी जड़ी सरलता से शोषण कर सकती है। और पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों में सरलता से शोषण करने में सहायक होती है, पोली मिट्टी में रहने वाले केचुआ, यानी कि केचुआ क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करता है। या जीव विकास में भिन्न, क्योंकि मिट्टी को और पलटकर पोला कर देता था। ह्यूमरस क्या बनाता है, जब अगर मिट्टी को पोला करता है तो भैया ध्यान करना, ह्यूमस बनता है। क्या बनता है, ह्यूमस बनाते हैं, ठीक है। और परंतु मिट्टी में पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ चुके हैं कि मिट्टी खनिज, जल, वायु तथा सजीव होते हैं। क्या होते हैं, मिट्टी में क्या पाए जाते हैं, खनिज, जल, वायु तथा कुछ जीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे, जंतुओं, मिट्टी में पाए जाने वाले अपघटित हो जाते हैं, जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति को क्या कर देते हैं, अच्छा बना देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार मृत जीवी पाए जाने वाले पोषक मिट्टी के निर्युक्त होते हैं या पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत में कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों को वृद्धि में सहायक है, और इससे उलटने पलटने से, पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे में इन्हें पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगर पूछ दिया जाए कृषि पद्धति क्या कहलाती है, तो कृषि पद्धति करने के लिए क्या हो जाता है, फसल उगाने के लिए किसान अनेक मिट्टियों, अगर देखोगे यानी कि जिनका उपयोग माली अथवा सजावटी पौधे के लिए करते हैं, क्रियाकलाप अथवा कृषि पद्धति के आगे दिए गए। कैसे, अब मिट्टी के उलटने पलटने में, पोला करने में जुताई कहलाती है। जुताई क्या होती है, मिट्टी को उलटना पलटना क्या कहलाता है, जुताई कहलाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हल की बात करें, हल क्या होता है, ठीक है। हल की बात में अगर पूछ दिया जाता है, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, उर्वरक मिलाने, खरपतवार को निकालने, मिट्टी खुरपेच क्यों किया जाता है, और औजार लकड़ी की बना होता है, जिसे बैलों में जोड़ी अथवा पशुओं, घोड़ों, ऊंटों की सहायता से खींचा जाता है। मजबूत तिकोना, जिसे हम फाल कहते हैं, ठीक है। यह हल मुख्य लंबी लकड़ी होता है, जिसे हल शेफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे में हैंडल होता है, दूसरा सिरा डंडे से जुड़ा होता है, ठीक है। बैलों के गर्दन के ऊपर रखा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हल कहते हैं। देखिए अब उसके बाद अगर बात करें, अभी हम दिखाएंगे औजार की बात। देखिए ये चीज, ये देखो एक किसान है तो ये हल है, ठीक है, ये भैया क्या है, हल है। तो हल शेफ्ट क्या कहलाती है, ये हल शेफ्ट कहलाती है, जिसमें बैलों के ऊपर रखी होती है, ये हल शेफ्ट कहलाती है, ये चीज, ठीक है। अगर बात करें फाल क्या होती है, तो फाल जो इसके अंदर तिकोनी होती है, ये फाल कहलाती है। जोत क्या होता है, ये जोत होती है, ये, ठीक है, जिसके ऊपर बैलों को क्या कहते, बैल जिस मतलब जोत को बैलों के ऊपर रखा जाता है, और ये किसान है जो डंडा यानी कि पकड़ करके उसको चला रहा है, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात कर लेते हैं, ये है कुदाली, ठीक है। कुदाली देख लीजिए, कुदाली इस तरीके से होती है। कुदाली जानते हैं क्या होती है, कुदाली मुड़ी हुई प्लेट होती है, जिसको खोदा जाता है, यानी कि छड़ होती है, पकड़ा जाता है, और ये इसकी क्या होती है, जोत होती है, ये जोत होती है, और ये इसका हैंडल होता है, और ये इसकी पकड़ होती है, ये इसकी कुदाली होती है, ठीक है। ब्लेड की तरह होती है, इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है, ठीक। आगे बात करते हैं, कल्टीवेटर सभी लोग जानते होंगे। कल्टीवेटर क्या होता है, देखिए कल्टीवेटर है, ठीक है, कि ये कल्टीवेटर होता है, जिसको ट्रैक्टर में जोत के चलाया जाता है, ठीक। आगे बात कर लेते हैं,
एक बीकर लेकर इसे पानी के आधा भरिए, इसमें एक मुट्ठी गेहूं डालिए, भली भांत हिलाइए, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? इसमें कुछ दे रखा है। कैसे? बुआई की बात करते हैं। बुआई के लिए क्या होता है, बुआई कैसे करोगे? अच्छे बीज और बेकार बीजों के बारे में। बुआई क्या होता है? बुआई फसल उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। बीजों का चयन कैसे करें? क्वेश्चन है, एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने हुए कुछ यानी कि चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उनमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट के पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। क्योंकि देखिए, जो बीज खराब होगा वो तैरेगा, जो बीज अच्छा होगा वो क्या हो जाएगा, जमीन में बैठ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते? जो बीज पानी में बैठ जाते हुए हल्के या भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इसका कारण हल्के होते हैं, अतः जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने में यह अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीजों को बोने औजारों के बारे में जानना आवश्यक। परंपरागत और औजार क्या होते हैं? परंपरागत औजार की अगर बात करें प्यारे प्यारे साथियों, कि इनमें क्या होता है, कहां गया, परंपरागत रूप में औजार बुआई इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर ये 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों गुजरते हैं, जिसे मिट्टी में भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। देखिए, जैसे ये किसान क्या कर रहा है, ये देखिए बीजों को बो रहा है, यानी कि बीज बोने का पारंपरिक तरीका है। ठीक है, बीजों को बोने का पारंपरिक तरीका, तो ये किसान क्या कर रहा है, बीजों को बो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, पौधे सूर्य के प्रकाश पोषक जल। अब देखिए सिल ड्रिल क्या होती है, ये सिल ड्रिल होती है। यहाँ पर क्या होता है, गेहूं, इसमें गेहूं डाल दिए जाते हैं और ये पाइप की सहायता से खेतों में जब बुआई की जाती है तो ये आसानी से नीचे आ जाते हैं। सिल ड्रिल कहलाती है। ये चक्की लगी होती है, यहाँ पर चैन चढ़ी होती है जिसको ये घुमाने में मदद करती है। ठीक, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सिल ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों को समान दूरी पर गहराई में बनी रहती है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं, तो चीज समझ गए होंगे, इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत। खाद एवं उर्वरक मिलाना, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी के पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। ठीक है, मैंने एक खेत में उगने वाले स्वस्थ फसल पौधे को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधों का अन्य पौधों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं, चलिए इस पर बात की जाए। देखो भाई, मिट्टी के फसल कुछ ऐसे पौधे होते हैं, देखो, एक खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों को जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डाले जाते हैं। ठीक, तथा इनका अपघटन कर लेते हैं। इनका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद्य के रूप में उपयोग में किया जाता है और आप इनमें वर्मी कॉम्पोस्टिंग कहते हैं। वर्मी यानी कि कॉम्पोस्टिंग अथवा केंचुओं के द्वारा खाद्य तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, धान जैसे कुछ पौधों को बीजों से पहले पौधशाला में उगाया जाता है। तैयार उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर दिया जाता है। वनमी पौधे पुष्पित पौधशाला उगाते हैं। आगे बात करते हैं, मूंग अथवा चने के बीज को लेकर उनके अंकुरित कीजिए। ठीक है, अब ये मतलब कि परीक्षण करना है। परीक्षण के लिए अगर देखोगे तो बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें एक, अब इसमें 3 गिलास अथवा नैवेद्य छांट लीजिए। ऐसे पात्र लीजिए जिसमें ABC निशान लगाइए। गिलास ए में थोड़ा मिट्टी लेकर इसमें थोड़ा सा गोबर खाद मिलाइए। बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। सी में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। अब इसमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। अब बताइए क्या होगा, तीनों में अलग अलग प्रकार का परीक्षण आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए भाई, ए वाले में हमने लिया है, इसमें थोड़ा गोबर मिलाया तो खाद मिला दी, तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ फसल अच्छी होगी। ठीक, अगर आगे बात करें दूसरे वाले में, बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाया तो वो भी अच्छी। लेकिन सी वाले में हमने कुछ भी नहीं मिलाया, वहां पर कैसा होगा, मटर का जो चने का जो पौधा होगा क्या अच्छा होगा, होगा नहीं होगा। देखिएगा कैसे, 7 से 10 दिनों के बीच उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। देखिए जैसे बच्चे प्रयोग तैयार कर रहे हैं, ठीक, ABCD ये 3 गिलास हैं। ABCD, ये A गिलास हो गई, ये B गिलास हो गई और ये C गिलास हो गई। ठीक है, खाद एवं उनके साथ पौधों की वृद्धि करना। आगे बात करते हैं।
देखो, क्या तीनों गिलासों में पौधों की वृद्धि एक समान है? किसी गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है, किसी गिलास में पौधों की वृद्धि सबसे अधिक है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। उर्वरक क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से संबंध होते हैं। वे खाद्य कैसे भिन्न उर्वरक उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है? उर्वरक कुछ उदाहरण है, जैसे यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपरफास्फेट, पोटाश, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब उर्वरकी पदार्थ है जिनको खेतों में डाला जाता है। किसके लिए? मतलब कि मिट्टी की उर्वरकता यानी उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के। इनके उपयोग से किसान गेहूं, धान, मक्का जैसी फसल अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ठीक है, के बात करते हैं। खाद के उपयोग से मिट्टी का गठन एवं जल को अवशोषण क्षमता वृद्धि होती है। इसके मिट्टी में सभी पोषक प्रतिपूर्त हो जाती है और मिट्टी पोषक की प्रतिपूर्त अन्य तरीका फसल चक्रण कहलाता है। ठीक है, जैसे पिछली कक्षाओं में राइजोबियम बैक्टीरियम विषय में पढ़ चुके हैं कि ये फलीदार लेगुमिनस की पौधों की जड़ों में ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। अगर ये पूछा जाए किसमें पाया, ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन में स्थिरीकरण करते रहते हैं, वायुमंडल से स्थिरीकरण करते हैं, जैसे एक दूसरे को लाभ होता है। उर्वरक खाद्य में अंतर क्या होता है ये समझ लीजिए। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है और खाद्य एक प्राकृतिक पदार्थ जो गोबर एवं पौधों अवशोषण से विघटन से प्राप्त होते हैं। अगर बात करें उर्वरक उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, भाई देखते हो ना किसान लोग उर्वरक शक्ति ले आते हैं फैक्ट्रियों में, लेकिन जो ये होती है ये ज्यादा फायदेमंद होगी। ठीक है, खाद्य खेतों में बनाई जा सकती है, खाद्य खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक मिट्टी की ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, लेकिन खाद्य से मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं। उर्वरक से पादप पोषक जैसे किसी नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता होती है। ठीक, लेकिन इसमें खाद्य पादप पोषक तुलनात्मक रूप में कम होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं उर्वरक खाद के बीच में। अब बात करें खाद के लाभ। जैविक खाद के लाभ क्या होते हैं? जैविक खाद उर्वरक अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इसमें मिट्टी में जल धारण की क्षमता वृद्धि होती है, इसमें मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है, इसमें मित्र जीवाणु की संख्या वृद्धि हो जाती है, इसमें जैविक खाद मिट्टी का गठन सुधार हो जाता है। ठीक है, जल में घुले हुए पोषक स्थानांतरण पौधों के, किसमें? पौधों के प्यारे साथियों, प्रत्येक में भाग होता है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। मतलब एक समय के बाद अगर सिंचाई कराओगे तो सिंचाई के समय बारंबारता फसलों मिट्टी में ऋतु भिन्न होता है। गर्मी के में पानी देने से बारंबार अपेक्षाकृत अधिक होता है। ऐसा क्यों? क्या मिट्टी में पत्तियों जल का वाष्पन अधिक होने से हो सकता है? अब बात कर लेते हैं सिंचाई के बारे में। सिंचाई जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव जल की आवश्यकता होती है। पौधे हो गए, कोई भी चीज हो, सबको सिंचाई यानी कि पानी की आवश्यकता अवश्य होती है। ठीक होता है, जिसके साथ खनिज उर्वरक भी अवशोषित होते हैं। पौधों में लगभग कितने परसेंट? 90% जल होता है और जल आवश्यक है क्योंकि बीजों में अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। ठीक है, पौधों में अंकुरण होता है शुष्क। सिंचाई के स्रोत कौन होते हैं? कुएं हो गए, जलकूप हो गए, तालाब, झील, नदियां, बांध, नहर इत्यादि जल के स्रोत है। इस वर्ष पानी देते समय मैंने अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे क्या हो गए थे? सूख गए थे और मर गए थे। भैया चलिए पानी देते रहना पौधों को, पौधे हैं तो जीवन संभव। देखिए ये आपको स्रोत दिखाई दे रहे हैं जल के, जिसे इसको मोट कहते हैं। इसमें क्या होता है? ये देखिए घिन्नी लगी होती है जिसकी सहायता से पानी को खींचा जाता है, खींच करके और पानी को डाल रखता हुआ एक किसान। ठीक है, सिंचाई के पारंपरिक तरीके पूछ दिया जाए। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? तो इनमें बात करते हैं कुओं, झीलों एवं नहरों के उपलब्ध जल से निकालकर खेतों में पहुंचाने के लिए। ठीक, मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अतः सस्ते परंतु क्षेत्र पारंपरिक जैसे मोट, घिरनी वाला, चैन पंप या ढकेली, रैट यानी उत्तोलक, चित्र यानी कि ये सब आपके दे रखे हैं। आगे चलिए हम आपको चित्र दिखाते हैं। ये देखिए चैन पंप हो गया। चैन पंप चलती रहती है और पानी बाल्टी बंधी रहती है, उसमें क्या होता रहता है? पानी आता रहता और ये पानी जो देखिए ये पानी जो है ये आता रहता और ये पानी गिरता रहता है, चैन पंप कहलाते हैं। ये ढकेली होती है। ढकेली देखो इस तरीके से इसमें पानी ये खींचा जा रहा है और ये पानी यहां से डाला जा रहा है, ये ढकेली हो गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान, ये देखिए ये बैलों के द्वारा। इसमें क्या होता था? इसमें जगह जगह पर ये भर दिया जाता था और इनमें पानी भरता रहता था, बैल घूमता रहता था, पानी भरता रहता था और चलता रहता था। ये हो गए यानी इसको हम क्या बोलते हैं? रहट बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं प्यारे साथियों।
ये बड़े अच्छे से समझ लेना, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियां क्या हो गई? छिड़काव संयंत्र, ये देखो छिड़काव संयंत्र है, ये क्या है? छिड़काव संयंत्र है, जिसमें मोटर बंधा हुआ और ये पंप यानी कि छिड़काव, इनके माध्यम से ये पूरे खेतों में, ये देखिए पाइप यहां से पानी निकल करके पूरे खेतों में सिंचाई कर रहा है। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। ये देखिए सिंचाई, आधुनिक सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग, ये छिड़काव संयंत्र। अगर पूछ दिया छिड़काव संयंत्र क्या होता है, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों, नलों के ऊपरी सिरों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप को निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप से भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल बाहर निकलते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? छिड़काव तंत्र बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं ड्रिप तंत्र क्या होता है। ड्रिप तंत्र की बात करोगे तो बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। देखो ये ड्रिप तंत्र हो गया, ये पानी जा रहा है और पौधों की इनकी जड़ों में धीरे धीरे पहुंच रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये देखो ये ड्रिप तंत्र हो गया। ठीक, और खरपतवार से सुरक्षा की बात कर लेते हैं। खरपतवार की सुरक्षा क्या होती है? ठीक है, चलिए अभी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में कहाँ गया? अरे अरे बहुत पीछे चले गए हम लोग। देखिए खरपतवार से सुरक्षा, बूझो और पहली निकट गेहूं खेत में गए और उन्होंने देखा कि फसल के साथ कुछ अन्य पौधे उग रहे हैं। क्या अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए? नहीं, खेत में कई अन्य आंशिक पौधे प्रकृति रूप से, जैसे किसान है, आप देखिए जैसे गेहूं की फसल बोई है तो कुछ ऐसे पौधे उगाते हैं जो फसल के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। उनके छिड़काव किया जाता है, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया जाता है। ठीक, खरपतवार को निकालने के लिए कैसे किया जाता है? देखिए खेत में कई अन्य अनुचित पौधे प्रकृति में फसल के साथ उगाते हैं। इन अवांछित पौधों को हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं? खरपतवार। खरपतवार हटाने में निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा को फसल में वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। मतलब कि खरपतवार होते हैं जो पौधे होते हैं उनको उगने नहीं देते, अच्छे से पोषित नहीं होने देते। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। ठीक है, खरपतवार हटाने की वृद्धि तरीके नियंत्रित के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोते, खरपतवार उखाड़ने के लिए, ये हो गया। उसके बाद रसायनों का उपयोग खरपतवार नियंत्रण में किया जाता है। जैसे खरपतवार नाशी में के लिए खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D दवा डाली जाती है, खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है। ठीक है, जिसमें खरपतवार पौधों में मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। 2,4-D डाल दी जाती, दवा आती कि नहीं आती? खाद वाली आती है। ठीक है, जो खरपतवार नाशी जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे फुहारा द्वारा सहायता की जाती, खेतों में छिड़काव करते हैं, जैसा कि 1.6 में आप देख पा रहे हैं प्यारे साथियों। ठीक, ये देखो किसान है। अब जैसा पहले बताया गया कि खरपतवार वृद्धि समय में पुष्पासन, बीजों में कटाई क्या होती है? फसल की कटाई के महत्वपूर्ण कार्य, फसल पक जाने के बाद काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान पौधों को खींच उखाड़ना यानी कि अथवा धरातल के पास लेते हैं। एक आसान लगभग पके 3-4 महीने के समय लगता है, यानी कि एक फसल को पकने में 3-4 महीने। अब देखो जैसे ये क्या लगा है? दराती है। पूछा जाता है दराती किस प्रकार की होती है? तो हाथ के द्वारा कटाई। एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हम यानी हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल को बीजे, दाने, भूसे अलग करना होता है जिसे थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग क्या कहलाती है? जो अलग कर दे, गेहूं और भूसे को अलग कर दे। ठीक है, कहते हैं यह कार्य कंबाइंड मशीन के द्वारा होता है। आगे बात करते हैं क्यों किया जाता है। जैसे देखो ये देखो कंबाइंड चल रही है, सभी के खेतों में चलती होगी। ये क्या है? आगे मशीन लगी और ये मशीन है और यहां से गेहूं निकल रहा है, गेहूं निकलता है और नीचे यहां पर भूसा गिराती हुई चली जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कटाई पर्व। 3-4 महीने में कठोर परिश्रम बाद कटाई के समय आता है। स्वर्णिम दाने भरी फसल किसानों को हृदय उल्लास से अच्छे समय आता है। भाई फसल होती है या जैसे जॉब लग जाए, नौकरी लग जाए तो उल्लास होता है, ऐसे इसमें भी यही होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोगल हो गया, वैसाखी हो गया, दिवाली हो गया, ठीक है, और नव्या हो गया, बिहू जुड़े हुए होते हैं जो फसलों के समय किए जाते हैं। भाई जिसकी फसल होगी अच्छी वो मनाएगा, कटाई पर्व होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कटाई के बाद कभी कभी तने टुकड़े खेत में रह जाते हैं तो इन्हें किसान जला या पहली टुकड़ों, देखिए जिसको हम क्या कहते हैं कर विनोइंग, अलग करते हैं।
इसके बारे में यानी कि 6 में पढ़ चुके। उत्पादन भंडारण क्या होता है? उत्पादन महत्वपूर्ण कार्य फसल के दानों को अधिक समय तक रखना, उन्हें नमी, कीट, चूहों से सूक्ष्म सुरक्षित रखना होगा। ताजा फसल नमी मात्रा अधिक यानी कि भंडारित किया जाए तो उनको भंडारण कहते हैं। ठीक है। विडोइंग यानी कि फटकने वाली मशीन होती है। विडोइंग ये क्या है? फटकने वाली मशीन, जो फटकर करके उनको अलग कर देती है। ठीक है, ये हो गई मशीन। मैं अपनी माँ के अनाज रखे लोहे के ड्रम में नमी की सूखी पत्तियां, नीम की सूखी पत्तियां देखा, मुझे आश्चर्य हुआ। नीम की पत्तियां डालने से मतलब क्या होता है? जैसे कोई रोग नहीं लगेगा। ठीक है, यानी कि जो उसमें रोग हो जाते हैं वो नहीं होता, इसीलिए नीम एंटीबायोटिक होता है। देखिए, अनाज भंडारण है तो साइलो, ठीक है, इनमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, कंपनियां होती हैं, जिनको क्या कर लिया जाता है, यानी कि भारतीय खाद्य निगम, उनको भंडारित कर लिया जाता है। अनाज भंडारण हेतु साइले। ठीक, आगे बात करते हैं। देखिए, भंडारण ग्राह के बोरे अनाज में भंडारण किया जाता है। आगे बात करते हैं जंतुओं में भोजन। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका दूध, गाय, भैंस, बकरी, इसी तरीके से कौन से जंतुओं से हमें भोजन प्राप्त होता है, कौन से जंतु से क्या प्राप्त होता है। ठीक है। अब नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज को भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों व सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। ठीक है, किया जाता है या नहीं किया जाता है? तो इन सब चीजों का उपयोग पद्धति हम लोग इसमें पढ़ चुके। क्या आपने सीखा इसके अंदर? चलिए हम बात कर लेते हैं। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर अंत। तो सबसे पहले अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या भोजन प्रदान करने से हमें विशिष्ट कृषि पद्धति को अपनाना होता है। किस स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे को फसल कहते हैं। भारत में फसलों के ऋतुओं के आधार पर हमें 2 वर्गों में बांट सकते हैं, रबी और खरीफ। जुताई करके मिट्टी तैयार करने, उसमें समतल आवश्यक इस कार्य के लिए हल तथा पालटा यानी उपयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना, अच्छी उपज के लिए आवश्यक किस्म चयन करने के लिए मिट्टी पोषक समृद्ध पुनः पवित्र आवश्यकता होती है, जैसे कार्बनिक खाद्य उर्वरक उपयोग किया जाता है। आगे फसलों को नई किस्मों का अनेक रासायनिक उर्वरकों में बहुत उपयोगी वृद्धि हुई है। ठीक है, और आगे क्या है? निराई के अवांछित बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों या मशीनों से काटना। ठीक है, दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। बीजों को पीड़कों या सूक्ष्मजीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण, पशुओं या पालकर खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, उसे पशुपालन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यानी कि हमने चैप्टर पूरे कराए, यानी कि एक 6 का कराया, एक 7th का कराया और एक 8 का कराया। इसी तरीके से हम आप सभी के लिए चैप्टर वाइज एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर लाते रहेंगे प्यारे साथियों। तीनों 6, 7 और 8 की क्लास के। कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बड़ी लंबी क्लास हो चुकी है, 2 घंटे के करीब करीब की क्लास है। आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, इससे आपको हेल्प जरूर आपके एग्जाम में मिलेगी। जो जो चीज मैंने बताई है इनको नोट कर लेना और अच्छे से तैयार कर लेना, ताकि आने वाले समय सीटेट के एग्जाम में आपको लाभ मिल सके। तो प्यारे साथियों, बस आज के लिए इतना ही। हम इसी तरीके से आपको एक एक डेली वीडियो लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट हमारे लिए बड़ा मोटिवेट होता है। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं आपको आपकी अगली क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, गुड नाइट, धन्यवाद।